नमस्कार, फाइनल ट्रेड में आपका स्वागत है और आज है एक्सपायरी का दिन। जी हाँ, इस फिस्कल की, इस वित्त वर्ष की आखिरी एक्सपायरी है, लेकिन बाजार थमने का नाम नहीं ले रहे और एक तेजी जो है वो और बढ़ गई है। दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी पे इस समय 11,550 के स्तर के करीब आकर कामकाज करना शुरू कर दिया। ज्यादातर जानकार नहीं मान रहे थे 11,500 का लेवल भी टूटेगा आज के सत्र में, लेकिन ये है तेजी की सीरीज। और जब भी इतनी बड़ी तेजी आप देख लें, 6-6.5%, 7% की तेजी मार्केट में, समझ लीजिए यहाँ पर तेजी के संकेत हैं और ये तेजी और बढ़ेगी। आज प्रूव हुआ है मार्केट में कोई भी मंदी के सौदे जो है आज फंसते हुए नजर आए हैं और बाजार अपनी ही चाल चल गया। अंतर्राष्ट्रीय संकेत फेवर में नहीं थे। निफ्टी बैंक ने कमाल किया है। बिल्कुल। बस कुणाल जी साथ में जुड़ जाएं तो मेरे एक जिम्मेदारी से मैं मुक्त होना चाहता हूं। उन्होंने टारगेट पूछा। हाँ, कुणाल जी ने परसों कहा था भाई कि क्या 30,400 दिख जाएगा वायदा कारोबार, कब तक दिखेगा? और वायदा कारोबार की एक्सपायरी के पहले हमने कहा था परसों की वायदा कारोबार की एक्सपायरी के पहले आपको 30,400 दिख जाएगा। वो फ्यूचर में देखना चाहते थे। मेरा प्रेडिक्शन कैश का था। सुबह डरा दिया था वैसे एक बार अंतर्राष्ट्रीय संकेत, लेकिन ये जो आरबीआई की जो बड़े ब्रोकिंग हाउसेस बोल रहे हैं 124% के आसपास की रेट कट हो सकता है। ऊपर से जो अच्छी खबर मानसून के फ्रंट पे आ रही है, जब भी मानसून की कोई अच्छी खबर आती है तो बाजार उसको बहुत बेहतर। बिल्कुल, आज हमारी लोकल खबरों पर बाजार ने ज्यादा रिएक्शन दिया है, वो एक अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर बेहतरीन एक्शन अब तक हुआ है। आइए बता दें अब तक की बाजार की 5 बड़ी बातें आपको। तेजी का माहौल है, तीसरा दिन है तेजी का इस हफ्ते में और निफ्टी 11,550 के करीब है। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, 30,450, इनफैक्ट 30,451। यह है इतिहास में नया आंकड़ा जो दर्ज हो चुका है अब लाइफ टाइम हाई के लिहाज से बैंक निफ्टी पर। कहाँ से आ रही है मजबूती? सरकारी बैंक, आईटी और रियल एस्टेट शेयर सबसे ज़्यादा खरीदारी दिखा रहे हैं। मेटल और ऑटो में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है, हल्के सपाट ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। रुपया हल्की सी गिरावट है, 69 के लेवल के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत करेंसी मार्केट में तेजी नहीं है, लेकिन कोई डर भी नहीं है भारतीय बाजारों को। तो ये है वो रुझान इस वक्त जो आपको नजर आएगा बाजारों का। लेकिन बाजार में इस समय जो मार्केट्स पे तेजी है, तो आपको फटाफट से बता दें कि इस शो में हम खास तौर पे किन मुद्दों पे चर्चा करेंगे। एक तो कल के ट्रिगर्स। आज की बात तो ठीक थी, जो मैं 2 ट्रिगर्स आपको पहले गिनवा दिए, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी और साथ ही साथ मॉनसून, ये तो बहुत बड़ा ट्रिगर था ही। लेकिन अब अप्रैल सीरीज के अहम ट्रिगर्स जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से अहम ट्रिगर्स रहेंगे अप्रैल सीरीज में, और साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स भी होंगे। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज बाजार खुलने के बाद इंपैक्ट पड़ा है स्टॉक प्राइस पे। खबरों का इस साल कितनी बारिश हो सकती है, सबसे बड़ा ट्रिगर तो ये है मार्केट के पास। एग्री शेयर्स में हमने सुबह ही कह दिया था कि आप नजर रखें, अच्छी तेजी बन सकती है, लेकिन खरीदारी तो अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है। जोरदार तेजी इसमें भारतीय बाजारों में, और ये मॉनसून बहुत बड़ा ट्रिगर है। DHFL आज दौड़ गया। आज के 2000 में आपको ये स्टॉक बताया गया था, खरीद लीजिए, इससे अच्छी कमाई हो सकती है एक्सपायरी से पहले, और वैसे ही हुआ। 10%, 11% के रिटर्न तो आज के सत्र में ही मिले। इसके अलावा BT STT कॉल्स भी होंगे और साथ ही साथ होगी एनर्जी की स्ट्रैटेजी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30,450 का लेवल तो हमने देख लिया, लेकिन अब अप्रैल सीरीज की तैयारी करेंगे और आज की तैयारी भी करेंगे। RVNL के IPO में पैसा लगाने का मौका है कि नहीं, ये आपको बताएंगे। कल से एक नया IPO खुल रहा है और साथ ही साथ चावल शेयर्स में तेजी क्यों देखने को मिली है, इस पर बात करेंगे। और बैन से बेनिफिट भी होगा। आखिरी आज बैन से बेनिफिट, इस सीरीज के लिए कौन से स्टॉक्स अब बैन में हैं, क्या वो बैन में रहेंगे या फिर वो एग्जिट कर जाएंगे। आमतौर पे जो नई सूची होती है उसमें कम रहते हैं बैन में स्टॉक्स। लेकिन पहले सबसे पहले इस सीरीज के कौन से ट्रिगर्स पैन आउट होते हुए नजर आएंगे, उसमें बात करने के लिए मानसी मेरे सहयोगी मेरे को ज्वाइन करें। मानसी, बताएं कौन से ट्रिगर्स बाजार के लिए इंपॉर्टेंट? रजत, ढेर सारे ट्रिगर्स है, आज ही से शुरुआत कर लेते हैं। आज के लिए एक तो आइडिया के राइट्स इश्यू में खरीदारी का आज आखिरी दिन है। अगर इसमें आपको एंटर करना है तो आज ही के दिन एंटर करना है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सिंह बंधुओं की पेश जारी है। इस खबर के चलते फोटोस पर एक बार नजर रखें। अब बात करते हैं कल के अहम ट्रिगर्स की। नई सीरीज का आगाज हो जाएगा और फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन अब कल ही के दिन आता हुआ दिखेगा। साथ ही PFC इसी महीने के अंत तक REC का अधिग्रहण कर सकता है। तो इस खबर के चलते दोनों ही कंपनी के शेयर्स पर एक बार नजर रखें। TTK प्रेस्टीज की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है, जहां पर बोनस इश्यू को लेकर सोच विचार किया जाएगा। और साथ ही कोलगेट की डिविडेंड को लेकर कल ही के दिन एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। साथ ही निफ्टी इंडेक्स में बदलाव होने जा रहे हैं। कल के दिन निफ्टी 50 में HPCL की जगह ब्रिटानिया शामिल होगा, तो इस खबर पर भी नजर रखनी होगी। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया के राइट्स इश्यू की एक्स डेट है कल। और साथ ही 2 कंपनियों की और बोर्ड बैठक कल होने जा रही है। एक तो SQS इंडिया की BFSI की बाईबैक पर बोर्ड बैठक होने जा रही है और साथ ही DCW की पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होगी। तो कल का दिन इवेंट के लिहाज से काफी बड़ा है। इसके अलावा 31 मार्च के अहम ट्रिगर्स की अगर बात करूं तो पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख होगी। तो 31 मार्च से पहले ही पैन कार्ड को आधार के साथ आप लिंक कर लीजिएगा। 1 अप्रैल के लिए अहम ट्रिगर्स की अगर बात की जाए तो नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है और कई सारे अहम बदलाव होने जा रहे हैं, जिसकी खबर एक के बाद एक हमने कल से ही देना शुरू कर दिया है। तमाम सेक्टर्स है जिसमें बदलाव इस दिन होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा मार्च के ऑटो बिक्री के आंकड़े भी इसी दिन, ऑटो बिक्री के नंबर्स भी इसी दिन आते हुए दिखेंगे। बात करते हैं 2 अप्रैल की। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक इसी दिन से शुरू होने जा रही है और इसके अलावा वोडाफोन आइडिया के राइट्स इशू की इसी दिन रिकॉर्ड डेट होगी, तो इस पर भी नजर रखनी होगी। 4 अप्रैल
अप्रैल के अहम ट्रिगर्स की बात करते हैं। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी इस दिन आएगी, तो बेहद अहम दिन है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर हमारी नजर होगी और इसी दिन नतीजों का भी आगाज होगा। शुरुआत जीएम ब्रूवरीज के नतीजों से होने जा रही है। 4 अप्रैल का दिन काफी अहम है, रिजल्ट्स इस दिन शुरू होंगे। 5 अप्रैल के अहम ट्रिगर्स की बात करें, टेक महिंद्रा के बायबैक में शेयर टेंडर करने का ये आखिरी दिन है। 12 अप्रैल के अहम ट्रिगर्स, इन्फोसिस के तिमाही के नतीजे आएंगे, तो आईटी सेक्टर इन्फोसिस में नतीजे किन लेवल्स पर आते हैं देखने के लिए ये अहम दिन होगा। साथ ही 17 अप्रैल और 19 अप्रैल दोनों ही दिन भारतीय बाजार बंद होंगे। 17 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती है, तो इसके चलते बाजार बंद होंगे और 19 अप्रैल तमाम विदेशी बाजार और साथ ही भारतीय बाजार भी गुड फ्राइडे के चलते बंद होंगे। 20 अप्रैल की अगर बात करें, एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजे आते हुए दिखेंगे। 23 अप्रैल के दिन तुतिकोरिन कॉपर स्मेल्टर मामले में वेदांता के लिए एक अहम सुनवाई होने जा रही है, तो ये एक अहम इवेंट है जिस पर नजर रखी होगी। और अंत में बात करते हैं 25 अप्रैल की, एक्सिस बैंक के तिमाही नतीजे इसी दिन आते हुए दिखेंगे। तो पूरी सीरीज के ट्रिगर्स, चलिए पूरी सीरीज के ट्रिगर्स गिनवा दिए मानसी ने, और जो अब सीरीज जाएगी इसमें तो रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं बाजार उसको भी फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। हालांकि जिन भी जानकारों से हमने बात की उनका ये कहना है कि रिजल्ट्स इस बार बेहतर रह सकते हैं। अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है, वो भी बाजार को ड्राइव कर रही है। बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स न सिर्फ कंपनियों के बल्कि अच्छे रिजल्ट्स शायद चुनाव के भी आते हुए दिखें, इस उम्मीद में भी बाजार बढ़ेंगे। 23 मई वो होगा, मई सीरीज में जब आएगा चुनावों का नतीजा, लेकिन उससे पहले ही बाजार अपना एक्शन, रिएक्शन, प्रेडिक्शन देने की कोशिश करेंगे इस सीरीज में। तो अप्रैल की सीरीज भी रहने वाली है धुआंधार, लेकिन धुआंधार तो मार्च की सीरीज है जो थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रही है। 30,400, जी हाँ, निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी पर नजरें जमी है, वहाँ से हटे तो कुछ और देखें। और इस बीच हमारे साथ जम चुके हैं हमारे एक्सपर्ट, हर रोज की तरह कुणाल सरावगी और राकेश बंसल साहब हमारे साथ हैं दिल्ली स्टूडियो से, और शुभम अग्रवाल साहब हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, अब आगे की कमान आप संभालिए। निफ्टी 30,400 का जो लेवल था कैश का वो अचीव हो चुका है, 30,451 हाई है, आगे की जिम्मेदारी आपकी। अनिल जी देखिए, ये नज़ारा देखकर जो खुशी मुझे मिल रही है मैं बयान नहीं कर सकता हूं। मैंने आपसे सवाल अभी तक 5 किए हैं और पांचों में जो जवाब आपने दिया है वो पांचों चीजें हासिल हुई हैं। सवाल भी महत्वपूर्ण है, जवाब उससे ज्यादा लाजवाब है, तो मुझे लगता है कि कमाल हो गया। अनिल जी, आपने मुझे कहा था एक्सपायरी से पहले देखने को मिलेगा, और बिल्कुल एक्सपायरी से 1 घंटा पहले ही हम देख रहे हैं 30,400 का मंजर हमें निफ्टी पर देखने को मिल रहा है, तो हेड्स ऑफ। आपके एक सवाल पूछना मेरे लिए लकी है, और अब मैं इस बात पे सीरियसली फिर विचार कर सकता हूं। अगर इतने बढ़िया 5 में से 5 सवाल आपके सही गए हो तो कुणाल सवाल जी, पूछते तो फिर कुणाल जी एंकर बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतने रोल बढ़िया सवाल अगर बदल कुणाल जी दिया पूछ जाए रहे हैं तो फिर। पर सर बैंक निफ्टी वाकई 30,400 के लेवल, ये रिकॉर्ड लेवल्स हैं। अभी तो निफ्टी पे तो आई नहीं, नॉन निफ्टी बैंक तो लगातार चढ़ता चले जा रहा है। मेरे ख्याल से 200-250 पॉइंट्स भी 200 पॉइंट्स तो रह गए एटलीस्ट। इसलिए आप तो आखिर वाला शो हर रोज करते हैं साथ में, और क्लोजिंग शो में जब जब भी आप बोलते हैं, मैं इसलिए निफ्टी खरीदने का मन नहीं होता है, ये मन हमेशा बैंक निफ्टी खरीदने का होता है कि यही खरीदिए। निफ्टी बैंक ही हूं आपसे। क्यों क्यों भाई, अल्टीमेटली पैसा आपके पास लिमिटेड है, आपको तो पैसा कमाना है, जो पहले बढ़े, ज्यादा बढ़े, जल्दी बढ़े, है ना। जब ये सारी कंडीशंस बैंक निफ्टी पूरी करता है तो निफ्टी की तरफ देखना क्यों, मजा आता है। अच्छा, वैसे मौका ही कब दिया? 28,700 के लेवल के पास पहुंचा था, इतने छोटे से स्पैन के लिए पहुंचा था, उसके बाद तो लेवल्स दिखाई नहीं दिए। वो 29,700 माफ बैंक कीजिए। निफ्टी तो जान है बाजार की, मजा आता है देख, मतलब इसको देख के शो करने का मन करता है, वाह इतना बढ़िया अगर कोई इंडेक्स परफॉर्म कर रहा तो शो किया जाए। बट एनीवे, अब ये जो खुला नीला आकाश है आपके सामने, ब्लू स्काई जोन जिसे आप कहते हैं, ये कितना ऊपर ले जा सकता है, ये अंदाजा लगाने की कोशिश आप तीनों को करनी है। राकेश जी को भी करनी है, कुणाल जी को भी करनी है, और शुभम जी को भी करनी है। बैंक निफ्टी अगला टारगेट, कुणाल जी शुरुआत आप कीजिए। अनिल जी देखिए, मैंने आपसे पहला सवाल किया था जब बैंक निफ्टी 27,800 के ऊपर ब्रेकआउट दे रही थी, उस समय मैंने आपसे पूछा था कि 28,500 कब आएगा, और उसके बाद हर लेवल पर मैं आपसे पूछता चला गया। 30,400 पर मैंने अभी आपके लिए 2 दिन पहले सवाल किया था। एक बार पहले डिम्पी जी ने मुझसे कहा था कि सवाल करें, लेकिन मैंने कहा वक्त सही नहीं है। और अभी मुझे लगता है कि देखिए, मैंने जब बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट्स पर ब्रेकआउट आया था तब 31,500 का एक स्तर दिया था, और मैंने ये भी कहा था कि एक सेंडिंग ट्रायंगल निफ्टी के वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट आया है, जिसका 31,500 का टारगेट है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी 31,500 के लेवल्स दिखाएगा। अब 31,500 के लेवल्स एक तरफा नहीं आते हैं, हालांकि बहुत बड़ी रैली हम देख चुके हैं, करेक्शन आएगा, लेकिन ओवरऑल टारगेट 31,500 का है बैंक निफ्टी में, जो कि आपको वक्त रहते देखने को मिलेगा, चुनाव से पहले ही इंशाल्लाह।
वाह वाह, 31,500, 1000 पॉइंट की तेजी यहाँ से भी अभी तक बैंक निफ्टी में और बाकी है। करेक्शन आएगा? हाँ, करेक्शन तो आएंगे, ये तो सीधी बात है, सांप सीढ़ी का खेल है। एक डेटा मैं दिखा देता हूँ फिर। सांप कम है, सीढ़ियाँ ज्यादा है। अप्रैल में बाजार कैसा रहता है, अप्रैल सीजन में, ये देख लेते हैं। नहीं नहीं, उससे पहले एक बार मैं कुणाल जी के बाद राकेश जी और शुभम जी से भी बैंक निफ्टी का पहले टारगेट लेना चाहता हूँ, पहले उनसे। हाँ, तो कुणाल जी बोल रहे हैं 31,500, तो कुणाल जी 31,500 का टारगेट ले लें या बैंक निफ्टी का? आप कौन आप दोनों में से कौन ज्यादा शूरवीर है कुणाल जी के मुकाबले में? हाँ हाँ कुणाल जी, एक बार पहले आप बोलिए। एक चीज अनिल जी ये है, मेरा काम है सवाल करना, समय बताना अनिल जी का काम है। तो मेरा सवाल ये है कि 31,500 अनिल जी कब तक देखने को मिलेगा? इस सवाल का जवाब मैं कल सुबह दूंगा आपको, और उसकी वजह बता दूं। वजह ये कि आज मेरे पास में डेटा रोल ओवर के लिहाज से एकदम साफ साफ नहीं। आज जब रोल ओवर्स हो जाएंगे, कल सुबह मेरे सामने डेटा होंगे, मैं आपको कल सुबह इसका पूरा अच्छे से जवाब दे पाऊंगा, है ना? क्योंकि आज एडजस्टमेंट वाले डेटा थोड़े हैं, तो इसलिए इस सवाल का जवाब आपको कल मैं पक्का दे दूंगा कि 31,500 कब तक होगा। हाँ बंसल जी, आप बताइए अपना टारगेट। देखिए अनिल जी, मुझे लगता है यहाँ पर 31,300, कुणाल जी जैसा शूरवीर नहीं हो, भी आप शूरवीर की बात कर रहे थे तो मैं उनसे बड़े टारगेट तो नहीं दे पाऊंगा। बट अनिल जी 31,300 तक के भाव मुझे लगता है कि जल्दी देखने को मिलेंगे, मतलब कि कुणाल जी की उम्मीद से पहले देखने को मिलेंगे। जैसे अनिल जी अभी थोड़े दिन पहले हम बात कर रहे थे, आपने पतंग उड़ाई हो, तो शॉर्ट सेलर जो है ना वो कट गया अनिल जी, और अब तो पीएसयू बैंक जो कि बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं है, वो भी भागने को तैयार हैं। छोटे मझोले प्राइवेट बैंक भी ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है 31,300 के पहले जल्दी देखने को मिलेंगे यहाँ पर। 31,300, अच्छा आपके 31,300 के लेवल कैश के हैं या फ्यूचर्स के? नहीं अनुज जी, कैश के। हाँ तो फिर बराबर है, कुणाल जी के फ्यूचर होते हैं। 200 पॉइंट की प्रीमियम गिन लो अगली सीरीज की प्रीमियम चल रही है इस वक्त बैंक निफ्टी पे 100 पॉइंट के आसपास की। हाँ तो ठीक है, लगभग बराबर के लेवल है, तो चलिए ठीक है। अब आइए पहले शुभम जी से पूछ लें, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, है ना? शुभम जी बताइए। अनिल जी गुड आफ्टरनून, रजत जी गुड आफ्टरनून। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो मेरा टारगेट, मैं थोड़ा सा पहले खड़ा रहूंगा कुणाल जी से और राकेश जी से, ताकि पहले मेरा टारगेट आ जाए। तो 31,000 का लेवल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एटलीस्ट आना चाहिए, और वो आने के बाद फिर से हम ऑब्वियसली रिवाइज करने के बारे में सोच सकते हैं। बट फिर भी अगर लेट्स से नेक्स्ट 2 वीकली एक्सपायरी की अगर हम डेटा को देखें और उसके हिसाब से अगर हम बिल्टअप देखें, तो मुझे लगता है कि 31,000 का लेवल बहुत इजीली डुएबल है। और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न काइंड ऑफ एक फॉर्म हुआ था चार्ट पे, जो कुछ दिनों का हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लगता है 31,000 का एटलीस्ट यहां से नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर हम रोल ओवर डेटा भी देखें तो कल तक का जो डेटा था उसके हिसाब से जो सबसे स्ट्रांगेस्ट सेक्टर जहां पे सबसे ज्यादा रोल ओवर देखने को मिला वो था बैंक और सीमेंट्स। तो मुझे लगता है बैंक में अभी भी जितने भी मिड कैप बैंक, लार्ज कैप बैंक जिस तरह से पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, मुझे लगता है ये तेजी बना रहना चाहिए एटलीस्ट 2 वीकली एक्सपायरी तक। तो 31,000 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे भी मुझे बैंक निफ्टी अच्छा लगता है। देखिए, मैं सारे जितने एक्सपर्ट्स आते हैं चैनल, सबके साथ बिना भेदभाव के शो करता हूँ, सबको बराबर इज्जत भी देता हूँ और सबको बराबर सवाल भी, सबसे बराबर आसान सवाल पूछता हूँ। तो शुभम जी ने जो 31,000 का सवाल अब जवाब में 31,000 का टारगेट 500 नीचे का दिया है, तो एक आसान सवाल आपके लिए फिर बनता है इतना, क्योंकि आपका टारगेट सबसे पहले हासिल होगा। तो शुभम जी पहले ये बताइए, पहले 30,000 आएगा अब या पहले 31,000 आएगा? अनिल जी, अब यहाँ से 30,000 आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है, बिकॉज आज का अगर आप लो देखें तो रफली अराउंड 30,000 के आसपास का लेवल है, प्लस माइनस 50 पॉइंट। तो अब ये वापस से रिटेस्ट होना काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाया था ये उम्मीद करते हुए कि यहाँ से फिर से बैंक निफ्टी गिर जाएगा और एक पुल बैक देखने को मिलेगा, वो आज बहुत क्लियरली बैंक निफ्टी ने निगेट कर दिया है और अब वो होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि जो कवरिंग है जितने भी शॉर्ट सेलर्स के पर्सपेक्टिव से वो कंटिन्यू होना चाहिए, बिकॉज एक कंप्लीटली एक न्यू हाई है, यहाँ पे एक फ्री जोन में एंटर हो चुका है बैंक निफ्टी। तो 30,000 की प्रोबेबिलिटी मुझे काफी कम लगती है। तो मुझे लगता है पहले 31,000 का ही टारगेट आना चाहिए। 30,000 कब देखने को मिलेगा वो तो बहुत डिफिकल्ट है बोलना, बट बहुत अनलाइकली है। तो 31,000 का पहले टारगेट आना चाहिए, यही मेरा एक्सपेक्टेशन है।
सरकारी बैंक्स का जो खेमा है वो तो और भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। आज पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स जो है वहां पर जोरदार तेजी देखने को मिली, उसको लीड कर रहा है आज बैंक ऑफ बड़ौदा। 6% की तेजी बैंक ऑफ बड़ौदा में आज के सिंगल ट्रेडिंग सेशन में देखी। और दूसरा जहां पर अभी भी खरीदारी आई है वो है आईडीबीआई बैंक, यहां पर भी लगभग 4.5% के आसपास की तेजी हो चुकी है और ये भी दिन के उच्चतम स्तर पे। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी, कोई भी बैंकिंग स्टॉक आपको पीएसयू बास्केट में नहीं दिखाई देगा जहां पर आज गिरावट देखने को मिल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी आज ब्लॉक डील्स हुई थी और ये स्टॉक भी अब 7 महीने के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। दिन की उच्चतम स्तर पे तो है ही, 2.5% के आसपास की तेजी है। लेकिन और कौन से स्टॉक्स थे आज दिन भर जहां पर एक्शन देखने को मिला, खबरों का असर देखने को मिला, बताने के लिए देवांशी से में ज्वाइन कर रही हैं। देवांशी बताएं। आज सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का काउंटर फोकस में रहेगा क्योंकि सरकार मार्च अंत तक सरकार यहाँ पे 5042 करोड़ तक की पूंजी डालेगी। इसी वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा पर आज इतने गेंस है। साथ ही आज एल&टी का काउंटर भी फोकस में रहेगा जहाँ पे एल&टी कंस्ट्रक्शन को 1000 से 2500 करोड़ के बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। M&M यहाँ पे कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई हैं। कंपनी ने 5000 रुपये से लेकर 73,000 तक अपनी कीमतें बढ़ाई हैं गाड़ियों की। 1 अप्रैल से ये नई कीमतें लागू हो जाएंगी। कोटक महिंद्रा बैंक कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए लगभग 150 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी कंपनी को मिली है। और बजाज इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पे भी एनसीडीज के जरिए 165 करोड़ जुटाने की मंजूरी यहाँ पे बोर्ड की बैठक में आती हुई दिखी है। साथ ही आज आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जहाँ पे प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स गिरवी रखे हैं। सबसे पहले फ्यूचर रिटेल, जहाँ पे प्रमोटर्स ने करीब 26 मार्च के आसपास 74 लाख शेयर्स गिरवी रखे थे। और एशियन पेंट्स में भी प्रमोटर्स ने 20 मार्च को 23 लाख शेयर्स गिरवी रखे, इसी की वजह से फोकस में है। एनटीपीसी सोलारपुर प्लांट यहाँ पे 30 मार्च तक शुरू होगा। ये 660 मेगावाट का प्लांट है जो उत्पादन शुरू करेगी। और आखिर में इन्फोसिस, जहाँ पे एबीएन एमरो बैंक के साथ कंपनी ने एक बड़ा करार किया है, इस पर भी फोकस रहेगा। आखिर में एक बड़े सौदों की तरफ नजर कर लेते हैं। सबसे पहले गुजरात गैस, जहाँ पे 10 लाख शेयर्स के सौदे हुए हैं 144 के लेवल्स पर। BHEL यहाँ पे भी ब्लॉक डील हुई है 10 लाख शेयरों की 72 के लेवल्स के आसपास। और आखिर में ग्रुप फाइनेंस करीब 80 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं यहाँ पे 260 के लेवल्स के आसपास। ग्रुप फाइनेंस तो सुबह भी डिस्कस हुआ था, यहाँ पर 1% इक्विटी ने हाथ बदले थे और उसके बाद स्टॉक में गिरावट थी। अब निचले स्रोत से कुछ खरीदारी इसको 1% ऊपर ले आई है, लेकिन शुरुआती सत्र पे दबाव बनता हुआ नजर आया था। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और बैंक ऑफ बड़ौदा मार्च अंत तक यानी कि इसी महीने में 5042 करोड़ रुपए बैंक को मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 6% ऊपर यहाँ पर। लेकिन आप लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए कुणाल जी, राकेश जी और शुभम जी, एक और बात बता दूं बैंक निफ्टी को लेकर, और वो है आशु मदान साहब का भी मैसेज आ गया है। अच्छा, हाँ, 31,500 जरूर आएगा सर, चिंता न करें। तो कुणाल जी देखिए, अल्टीमेटली आपका साथ तो आशु जी ने ही दिया है। 31,500 का टारगेट तो उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई है आपकी, बाकी तो किसी ने मिला ही नहीं। देख लीजिए, आशु जी को धन्यवाद देना चाहते तो दे मेरी मिठाई शो तो देख ही रहे, मिठाई भेजी थी, शायद पहुंच गई। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ले दे के काम हो जाए, उससे बढ़िया क्या बात है ना। तो देखिए, कुणाल जी और राकेश जी दोनों आशु जी को आपस में प्यार और इज्जत दे रहे हैं, ले रहे हैं, उससे काम हो रहा है। तो दोनों के टारगेट हो चुके हैं हासिल। तो चलिए, बढ़िया टारगेट 31,500 तक के आते हुए दिख रहे हैं। अब एक लेवल पे नजर रखिए बचे हुए समय के लिए, मैं बताता हूं आपको, और वो है 11,572 निफ्टी पर। आपकी रणनीति है ये? ना, रणनीति में तो टाइम है, भी 10-12 मिनट बाकी है। 11,572 पे नजर रखिए। अब पूछिए क्यों? जोर से पूछिए क्यों? आखिर क्यों? हाँ, 22 मार्च होली के बाद वाला दिन, हाँ, ये वो दिन था जिस दिन निफ्टी ने 11,572 का हाई बनाया और उसके बाद निफ्टी ने करेक्शन दिया। अच्छा, तो इस वाले रनअप का जब हम तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो पीक है वो 11,572 है। वैसे तो 11,760 है हाई, जो हमने 28 अगस्त 2018 को बनाया था, और 28 अगस्त 2018 को ही 11,738 पर बंद हुआ था। वहाँ से हम लगभग 200 अंक दूर हैं। लेकिन इस वाले रनअप का हाई जो है वो है 11,572, स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो 11,572 के पार निकलने के बाद 11,572 के पार निकलने के बाद 11,750 की तरफ का रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा आपके लिए। तो यहाँ से 150-200 पॉइंट की तेजी निफ्टी पर खुलने की जगह बन जाएगी एक बार उस लेवल के पार निकलने के बाद। ये मैं अनुमान लगा रहा हूँ। शुभम जी, ये अंदाजा ठीक है? बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह का भाईचारा निफ्टी बैंक निफ्टी के बीच में है और बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक न्यू हाई बना चुका है, तो मुझे बहुत यहाँ पे कम डाउट है कि निफ्टी भी न्यू हाई नहीं बनाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली अगर बैंक निफ्टी इस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है तो निफ्टी भी पीछे इट विल ट्राई टू कोप अप। तो मुझे लगता है जो प्रीवियस हाईज हैं
निफ्टी में जो 11,750 से 800 के बीच में जो स्विंग हाइज बने थे, अब उसको रीटेस्ट होने का चांसेस काफी अच्छा है। और अगर यहाँ पे अगर हम ट्रेड बनाते हैं तो जो कल का हाई है वो रफली अराउंड 11,574 के आसपास है। एक बार वो क्लियर हो जाता है तो मुझे लगता है ये जो मूव की शुरुआत जो मैं बात कर रहा हूं कि 200 पॉइंट का और निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगा, वो मूव की वहां पे शुरुआत की कंफर्मेशन भी हो जाएगी। तो काफी अच्छा प्लेस्ड है पूरा। अगर बाजार का ब्रेथ को भी देखेंगे तो मेरा यही उम्मीद होगा कि ये ब्रेकआउट के बाद डेफिनेटली निफ्टी पे भी एक बाई ट्रेड लेना चाहिए और प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो है वो रिटेस्ट होने की संभावना काफी अच्छी है। लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये चढ़ाया आज और सुबह ही बता दिया गया था आपको कि इस स्टॉक पे नजर रखें, यहाँ पर एक्शन तेज हो सकता है। विश्वेश जी की सलाह थी इंडिया बुल्स हाउसिंग विश्वेश जी की राय थी और आज की नितिन जी की राय थी कल की, जो ऑप्शन में उन्होंने खरीदारी करने के लिए, नितिन जी याद आया आपको? 6%। नितिन जी ने कल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी। आज सुबह भी अपडेट दिया था उन्होंने, आज टारगेट उसका रिवाइज करा के 7 रुपए कर दिया था। उसके भी टारगेट हासिल हो चुके हैं। तो जरा सील लगाइए। नितिन जी का टारगेट मैं बता देता हूँ 34 रुपए का, 750 का कॉल ऑप्शन का। जरा शुभम जी 750 रुपए का कॉल ऑप्शन क्या भाव चल रहा है, जरा इस बार अभी बताइए। जरा इस बार पूछने की क्या बात है, 46 रुपए तो है ही, 50 रुपए हो रहा होगा, 50 रुपए हो गया। तो 34 रुपए का टारगेट नितिन जी का हासिल हो चुका है, सील साइन डिलीवर्ड। और एक और टारगेट हिट लगाइए विश्वेश जी का, उनका भी आईबुल हाउसिंग का हिट हो चुका है टारगेट। तो दोनों ही आईबुल हाउसिंग। और तीसरा एक और लगाइए आशु मदान जी का, उन्होंने बोला था आईबी हाउसिंग कल सभी जब एक ही स्टॉक कल आप देखिए, कल उन्होंने आखिरी वाले शो में बोला आईबुल हाउसिंग, यस बैंक तेजी में रहना है, भारतीय एयरटेल में मंदी रखनी है, टाटा मोटर्स में मंदी रखनी है। आप देख लीजिए, कल सुबह बोल के गए, कल सेकंड हाफ में बोला। शुभम जी बताइए आपकी राय। अनिल जी एक चौथा सील भी आप भूल गए, मैंने कल ओपनिंग शो में दिया था तो आई थिंक सबसे पहले इनिशिएट मैंने किया था। एक्चुअली मुझे थोड़ा याद आ रहा था टारगेट, एक्चुअली मुझे थोड़ा याद आ रहा था, लेकिन मैं डाउट में था तो इसलिए मैंने कहा कहीं है ऐसा ना करें कि अनिल जी है ना सबको मस्का लगाते हैं, नहीं मालूम है फिर भी बोल देते हैं। तो अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं भूल गया उसकी, तो माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपको बधाई इन आईबुल हाउसिंग। सबसे पहले आईबुल हाउसिंग नितिन जी और आपने कल दोनों ने एक साथ शो में दिया था सुबह, बिल्कुल याद आ गया 100%। 6% के आसपास की तेजी और दिन के उच्चतम स्तर पे। अच्छा शोम जी करना क्या चाहिए इसमें? अभी तो ये 800 के लेवल के आसपास आ रहा है, इसको रोकें अभी या फिर इसको कर लें मुनाफा बुक? रजत जी अगर इसका हिस्ट्री देखेंगे तो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में मुझे बहुत क्लियरली याद है कि बजट का जब हम शो कर रहे थे तब से मैंने कंटिन्यूअसली यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया है। कुछ 600-610 के आसपास का लेवल था और तब भी मेरा 850 का व्यू था और अभी भी मेरा 850 का व्यू। और ये पूरे रैली के बीच में हमने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बाई कॉल इनिशिएट किया है। तो मैं अभी भी बोलूंगा यहाँ पे 850 का टारगेट आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में आता हुआ दिखेगा। और जिस तरह से पूरा सेक्टर का परफॉर्मेंस है, जितने भी ये स्पेस में कंपनीज है उसमें बहुत ही अच्छा लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है ये कंटिन्यू होना चाहिए। तो जिनके पास भी पोजीशन है मुझे लगता है अभी भी होल्ड करें, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 775 रुपए पे और अपसाइड में 850 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आईबुल हाउसिंग पर। लेकिन एक और स्टॉक है जो बड़ा एक्शन में, वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट का शेयर लाइए जरा। कुछ याद आया अदानी पोर्ट से रजत जी? सुबह सलाह थी खरीदारी करने की। किसकी? राकेश जी की। ना बस ये थोड़ी सी गड़बड़ थोड़ी मेमोरी कम होती है, काफी नजदीक पहुंच गए हैं वैसे, थोड़ा सा राकेश जी के नजदीक पहुंची। अच्छा कुणाल जी की हाँ और कुणाल जी के नजदीक पहुंचने के बाद बता दूं, पहला टारगेट था कुणाल जी का 377 रुपए का, उसके ऊपर इस वक्त स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दूसरा टारगेट 386 था, जिसके लिए आप होल्ड करेंगे या प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ये तो कुणाल जी बताएंगे। टारगेट हिट नंबर 1 और कुणाल जी बधाई आपको। बताइए अब क्या करना है? यानी जी होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए अडानी ग्रुप के सारे ही स्टॉक्स में हम बड़ा ब्रेकआउट देख चुके हैं। मुझे लगता है अडानी पोर्ट में जिस तरह की तेजी बन रही है 390 के लेवल्स आएंगे तो 386 रुपए के लक्ष्य से होल्ड करना चाहिए। लेकिन स्टॉप लॉस को डेफिनेटली अब रिवाइज कर लेना चाहिए, अपनी कॉस्ट का रख लें जो कि आपका फॉर्मूला है, या फिर एक स्टॉप लॉस 372 रुपए पर रख सकते हैं तो 372 का स्टॉप लॉस रख करके भी होल्ड कर सकते हैं, या अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस रखें और लक्ष्य होगा 390 रुपए। 390 रुपए का लक्ष्य और कॉस्ट का लगाएं, स्टॉप लॉस होल्ड करें। बिल्कुल कहीं कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, और चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि आपको एक तो बहुत अच्छी खबर हम दे रहे हैं और दूसरा एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी दे रहे हैं।
तो पहले क्या चाहिए, खबर? पहले खबर पहले खबर चाहिए, ठीक है। खबर देंगे मृत्युंजय, स्ट्रेटेजी देंगे कौन? कोई भी दे सकता है, सभी यहाँ पर बोल रहे हैं खरीदारी करने के लिए। अंदाज आशु जी, ये मतलब रजत तो गजब, मतलब अब आ गया मेरे को, आ गया थोड़ा पैटर्न आ गया। मैं तो कह रहा हूँ कि आपने ऐसे करी है, बहुत शानदार तुक्का लगाते हैं आप। तुक्का नहीं, सॉरी, मतलब शानदार अनुमान लगाते हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो ऐसे याद करना पड़ता है ना, तो ऐसे बोलते हैं अच्छा ये कॉल मुंबई से आई, ये कॉल दिल्ली से आई, तो ज्यादा तो दिल्ली से आशु जी की शानदार स्ट्रेटेजी आने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले मृत्युंजय आ चुके हैं एक अच्छी खबर लेके। मृत्युंजय, अच्छी खबर बताइए। अच्छी खबर बिल्कुल यही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, इस बार अल नीनो नहीं आने वाला है। अल नीनो नहीं आने का मतलब यह है कि अच्छी बारिश की उम्मीद बढ़ गई है और जून से मानसून सीजन की शुरुआत होती है, 4 महीने का ये सीजन होता है। और आईएमडी के डीजी केजे रमेश साहब ने यह कहा है कि इस साल अल नीनो, मजबूत अल नीनो आने का कोई खतरा नहीं है, ऐसे में अच्छी बारिश की उम्मीद है। और ये बयान आईएमडी का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर थी कि क्या इस बार अल नीनो आएगा। स्काईमेट ने यह कहा था, जो कि एक प्राइवेट वेदर एजेंसी है, स्काईमेट ने इस बात की आशंका जताई थी कि इस साल अल नीनो आ सकता है। उसके बाद कई इंपैक्ट भी मार्केट के ऊपर देखने को मिले थे, कमोडिटी मार्केट के ऊपर खास करके। लेकिन आईएमडी के आधिकारिक बयान के बाद फिलहाल इस बात की चिंता अब कम हो गई है कि इस साल मानसून कम रहने वाला है। अब कितनी बारिश होगी, कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे जहां पर ज्यादा बारिश होगी, कहां पर कम बारिश होगी, ये अनुमान आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा। 3 अप्रैल को याद कर लीजिए, 3 अप्रैल को स्काईमेट जारी करेगा अपना पहला पूर्वानुमान। अप्रैल के मध्य में यानी 15 अप्रैल के आसपास आईएमडी की तरफ से पहला पूर्वानुमान मानसून को लेकर जारी किया जाएगा, जिसमें आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें एक बात है कि 15 अप्रैल को के आसपास ये आएगा मौसम विभाग का पहला पूर्वानुमान, तो उसमें कौन कौन सी चीजें आपको देखनी चाहिए ये बता दें अपने दर्शकों को। अच्छा, वो तो बाद में बताना, आप पहले एक चीज और आप कभी भी जब आपको ठीक लगे बताइएगा, ये अल नीनो, ला नीना, ये सब क्या होता है कि ये एक दिन ये समझाइए अच्छे से। हाँ, ये बिल्कुल, हाँ, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग अच्छा चीज है। अब ये अल नीनो, इसका नाम अल नीनो क्यों हुआ, पड़ा? हाँ बिल्कुल, ये तो समझ में आना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, हाँ, एक ऐसा लगता है कोई अल नीनो ऐसा सऊदी अरब से आया हुआ ऐसा। एक आईओडी भी है। अच्छा, हाँ। तो एक दिन ये सारे टर्म है मानसून को ये सब इनकी एक बार जरा, हाँ। या कभी एक दिन रोज सारा एक शब्द बता दीजिए। हाँ, अच्छा, मानसून हाँ, के तो सीजन हाँ, ये आप जो बता रहे थे इसको बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 15 अप्रैल के आसपास मौसम विभाग का पहला पूर्वानुमान आएगा मानसून को लेकर। 3 चीजें आपको देखनी है। पहली तो ये कि पूरे सीजन में कितनी बारिश का अनुमान जताया गया है। अब आप नोट कर लें, 96 से 104% अगर ये बारिश का अनुमान जताया जाता है तो ये सामान्य मानसून कहलाएगा। 96% से कम बारिश हुई तो ये बिलो नॉर्मल होगा, और 104% से ज्यादा बारिश होगी तो ये एक्सेस रेनफॉल होगा, याद रखिए। और 90% से कम बारिश होगी तो ये सूखा माना जाएगा। ये पहली चीज तो ये हुई। दूसरी ये कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर अच्छी बारिश होगी और जहां पर खराब बारिश होगी। मान लीजिए अच्छी बारिश की उम्मीद तो है ओवरऑल, लेकिन बारिश कहाँ हो रही है? मुंबई में, दिल्ली में, जो खेती वाले इलाके नहीं हैं। जो खेती वाले इलाके हैं वहां पर कितनी बारिश हो रही है ये काफी मायने रखेगा। तो ये सारी जानकारी आपको मौसम विभाग के पूर्वानुमान में देखना है। और अगर इसमें से कोई जानकारी मान लीजिए कि पहले पूर्वानुमान में नहीं आता है, तब आप क्या करेंगे? तब आपको पूर्वानुमान के तुरंत बाद जी बिजनेस देखना है, क्योंकि उसके बाद तुरंत मौसम विभाग के एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, जिनसे हम वो सारे सवाल पूछेंगे जो पूर्वानुमान में नहीं बताए गए। बॉम्बे में कुछ एक्सेस बारिश तो नहीं होने वाली इस बार? क्योंकि मैंने सुना बहुत है कि बॉम्बे में बहुत ज्यादा, मुंबई में तो बारिश होती है, बहुत ज्यादा होती है, हर साल होती है सर। घर में पानी घुस जाता है। ये अपने ऑफिस की जगह है ना, ये सबसे ज्यादा पानी में आने वाली जगह है। तो आते कैसे हैं ये आप? मतलब उछल उछल के पहुंचते हैं आप ऐसा? अब की बार आपको अनुभव करवाएंगे ना, चिंता क्यों कीजिए, अब की बार करवाएंगे बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैंने देखी है, मुंबई के मुकाबले में दिल्ली में बहुत कम बारिश होती है, लेकिन दिल्ली में थोड़ी सी बारिश में ट्रैफिक जाम हो जाता है। मुंबई में इतना नहीं होता। तो मुंबई में अभी इस बार आपको मजा आएगा जी, जो हमारा परेल और हिंद माता एरिया ना, ये तो 8 कानून के हम लोग लिखते हैं कि निचले इलाकों में पानी भर गया है, इसका मतलब समझ लीजिए हिंद माता खार सब्बे मिलन सब्बे, ये तो बने ही हैं पानी भरने, पानी भरने के लिए बने हैं एक्चुअली। लेकिन मजा आएगा। लेकिन जिसने मुंबई की बारिश का आनंद नहीं लिया उसने मुंबई देखी नहीं। अच्छा, वो मैंने सुना बहुत है कि मुंबई की स्पिरिट एकदम से सामने निकल के आती है, वो कि लोग मदद बहुत करते हैं। अगर कोई फंसा भी हो तो उसके बाद फिर लोग अपने घरों से खाना बना के, ऐसा खाना वाना बनाना, ये वो, मतलब बिस्किट बांटना, वड़ा पाव खिलाना, पानी पिलाना, ये तो सब काम मुंबई की में जोरदार है। ये लाइफ तो है मुंबई में, स्पिरिट है लोगों की जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात मालूम है, एक और चीज मुंबई में, एक और अलग प्रजाति है लोगों की,
जो ऐसे तरह माहौल में एडवेंचरस हो जाते हैं। मतलब बाकी वाले है ना, घर पे लोग बुलाए, मतलब वाइफ इंतजार करे जाएंगे नहीं जाएंगे, ऐसे टाइम पे कैसे न कैसे करके निकलेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, फिर पैदल चलेंगे, फिर बस पकड़ेंगे, फिर टैक्सी पकड़ेंगे, कैसे मतलब 8-10 किलोमीटर, फिर तभी तो आप स्टोरी तभी बनती ना सुनाने के लिए कि देखो मैं ऐसे पहुंचा ऑफिस, ऐसे पहुंचा घर। आपने कभी किया है सर? हाँ हाँ, क्योंकि मैं मुंबई करनी हूँ, बिल्कुल किया है। एक से ज्यादा बार किया है, तभी तो कहानियां बनती है। रजत, आप भी बनाएंगे। रजत की भी इस बार बारिश में मुंबई में कोई न कोई बड़ी स्टोरी बनने वाली है। जो रजत अपने जब ऑटोबायोग्राफी लिखवाएंगे या लिखेंगे तब उसमें जरूर आएगी। आइए इस बीच फटाफट कुणाल जी के लिए बिगुल बजाते हैं। ऐसा नहीं कि कुणाल जी बॉम्बे आ रहे हैं तुरंत प्रभाव से बारिश में, लेकिन बिगुल दिल्ली जा रहा है एक BTSCT कॉल के लिए। बताएं सर। अनिल जी, तुरंत खरीदना चाहिए टोरेंट फार्मा, जिसमें के पहले भी मैं और राकेश जी खरीदारी की राय दे चुके हैं। टोरेंट फार्मा में जो ब्रेकआउट है वो एक पैटर्न यहां पर निर्मित हुआ है जिसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं, और उसका ब्रेकआउट अभी अभी आते हुए दिखाई दे रहा है। आज एक्सपायरी का दिन है, मुझे लगता है कि अप्रैल एक्सपायरी के लिए खरीदे टोरेंट फार्मा। इसमें बड़ी तेजी बनने की संभावना दिखती है। 1900 पर 25 रुपए नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 1955 का और दूसरा 1975 रुपए का है। इन टारगेट्स के लिए बाय करना है टोरेंट फार्मा मौजूदा स्तरों पर। तो टोरेंट फार्मा पे आप नजर रखें, यहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। टारगेट रखें 1955, उसके बाद 1975 और स्टॉप लॉस आपको 1900 के आसपास लगाना होगा। इस स्टॉक में अच्छी खरीदारी आने वाले समय के लिए देखने को मिल सकती है, इसको अपने रेडार पर रखें। रेडार पर आज के सत्र में पेट्रोनेट LNG भी आता हुआ नजर आया है। यहां पर भी रिटर्न्स काफी शार्प मिलते हुए नजर आ रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो एक बार राकेश जी आप बताएं, पेट्रोनेट LNG इसको होल्ड किया जाए जिन्होंने पोजीशन बनाई हो आज? डेफिनेटली रजत होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट स्टॉक पिछले 3 दिनों के हाइस के ऊपर निकला है, बट किसी ने रजत जैसे आपने पूछा होल्ड किया जाए तो होल्ड ही करना चाहिए। 240 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए 251 के टारगेट के लिए। ओके हाँ, तो 251 के टारगेट के लिए। इस बीच मेरी स्ट्रेटेजी भी तैयार हो रही है। 1 मिनट का बाकी और 1 ही मिनट लग रहा है। आशीष जी को भी फ़ोन पे जुड़ने पे फ़ोन लगाया जा चुका है, रिंग जारी, वो जैसे उठाएंगे कनेक्ट होंगे हम उनको बुला लेंगे। लेकिन तब तक आप मेरी स्ट्रेटेजी की तैयारी कर सकते हैं और उसके बाद तो पहले आपकी स्ट्रेटेजी हाँ, या फिर अभी एक आध सवाल ले लिया जाए। ठीक है, तो आइडिया एक बार दिखाइए, क्योंकि ये होगा कल एक्स डेट और उससे पहले आज खरीदारी का मौका है। जिन्होंने आज खरीद लिया होगा तो वो रिकॉर्ड डेट तक उनके आएगा अकाउंट में और वो राइट्स के हकदार होंगे। स्टॉक में आज लोअर लेवल से देखिए क्या स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है और ये है 4% ऊपर। आइडिया सेलुलर खुला नीचे ऊपर हो गया, पिछले से खरीदारी आ गई। आज ही तो मौका है ना खरीदारी करने का। तो आइडिया पे एक बार राय ले ली जाए। शुभम जी, आइडिया में क्या करना है? अनिल जी, अगर आइडिया में देखेंगे तो ऑल टाइम लो के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है, तो निवेश के पर्सपेक्टिव से तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी कंसर्न है। लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जो 4-5 दिन पहले एक बड़ा वॉल्यूम पैटर्न डेवलप हुआ था, उसके बाद 28 रुपए का सपोर्ट एटलीस्ट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से डिफाइन हो चुका है। तो हो सकता है कि यहां से एक अच्छा पुल बैक देखने को मिले। तो सिर्फ प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से वही निवेशक यहां पे ट्रेड बनाए जिनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना आता हो, बिकॉज क्वालिटी का थोड़ा यहां पे कंसर्न है, तो पोर्टफोलियो में हमें होल्ड नहीं करना है। बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 28.50 के स्टॉप लॉस से एक यहां पे लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है और मुझे लगता है ये पुल बैक में 32 रुपए तक के भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो थोड़ा सा हफ्ते भर का ये ट्रेड है, आज के लिए नहीं है, बट 32 रुपीज तक का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है और ये एक शॉर्ट कवरिंग लेड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, तो आइडिया में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, आ सकती है थोड़ी देर। और इस बीच आशु मदान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आशु मदान साहब तो जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में बता दूं आपके पास एक और स्ट्रेटेजी आने वाली है, वो आने वाली है नितिन जी की। नितिन जी ऑप्शन वाले भी आपके साथ जुड़ेंगे और थोड़ी देर में जुड़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले आशु जी जुड़ चुके हैं और आशु जी को करते हैं शामिल कार्यक्रम में। बजाते हैं बिगुल BTSCT का। आशु जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, आपको ध्यान होगा कि कुछ महीने पहले तक हम ये बोलते थे इस स्टॉक में सारा देश फंसा हुआ है, ये सारे देश का लॉन्ग है। आपको ध्यान होगा वो बातें बिल्कुल याद है, पुरानी थी। बिल्कुल। तो अब सर ऐसी चीजें होती जा रही है कि सारे देश का माल खत्म होता जा रहा है। ऐसे ऐसे स्टॉक्स आ रहे हैं जो पुराने घर के मतलब सबके सब बिकते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं,
जिसकी वजह से मैं प्राइवेट बैंक पे बोलता जा रहा हूँ कि सिर्फ बैंक 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 और कुछ नहीं लेना। करेक्ट। तो अनिल जी मुझे लगता है कि येस बैंक सारे देश का खत्म हो चुका है, जिसके पास था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और इतने प्यार से खत्म किया येस बैंक। 220 पे लेते थे तो 10 करता था, बाद में आता था 240 लेते थे तो 230 करता था, बाद में 255 लेते थे 45 करता है, अब 265, अब 270। तो अनिल जी इसको लॉन्ग ही रखना है। अब मुझे लगता है ये 300 क्रॉस करने की पूरी तैयारी में है, लेकिन अनिल जी इसको लेना कैसे है, क्योंकि अगर अभी हम लेंगे 5 रुपए घटेगा फिर सब जिटरी हो जाते हैं कि येस बैंक में क्या करना है क्या नहीं करना, जबकि अल्टीमेटली इसका टारगेट ऊपर ही है। तो अनिल जी अप्रैल की इन द मनी, डीप इन द मनी में फ्यूचर रिप्लेस करने के लिए कॉल बोलता हूँ। 250 स्ट्राइक की कॉल है, 31-50। ये अगले महीने वाली ही बोल रहे हैं आप, है ना? बिल्कुल अगले महीने अप्रैल की सर। मार्च तो आज खत्म हो गया। हाँ। आज भी वैसे शॉर्ट कवरिंग और आ सकती है। अगले महीने की सर 250 रुपए स्ट्राइक की कॉल है, डीप इन द मनी है, क्योंकि 275 रुपए अगले महीने का फ्यूचर चल रहा है। तो हम इसको 31 साढ़े 31 रुपए में लेंगे, सिर्फ 5 या 6 रुपए ऊपर का प्रीमियम दे रहे हैं। और 280 की स्ट्राइक की अनिल जी कॉल है 15 रुपए, ये एक बेच देंगे। तो 1:1 येस बैंक में बुल स्प्रेड 250 280 सिर्फ 16 रुपए की कॉस्ट में बनेगा अनिल जी। ये 16 रुपए की कॉस्ट में 16 रुपए में अनिल जी आपका 266 रुपए से ऑलरेडी ऊपर चल रहा है 10 रुपए, आप इन द मनी ऑलरेडी है। तो येस बैंक में ये बुल स्प्रेड बना के बैठ जाएं, क्योंकि फ्यूचर लेते ही फिर 5 रुपए नीचे आएगा और सब लोग परेशान हो जाएंगे। बट अल्टीमेट टारगेट इसका 300 से ऊपर जाने की पूरी तैयारी में है। ओके, तो 250 का एक कॉल ऑप्शन खरीदना है 31 रुपए में, 280 का एक कॉल ऑप्शन बेचना है, राइट? बिल्कुल अनिल जी ठीक है। 250 280 वो कितने में बिक रहा है? 15 रुपए में। 15 रुपए में, तो कुल मिला के 16 रुपए लगे, ठीक है? हाँ जी। ओके, इसका टारगेट क्या रखना है सर और स्टॉप लॉस क्या है? इसका टारगेट सर 15 से 20 रुपए पर लॉट इसमें मिल सकता है आराम से। ओके, और स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस कुछ नहीं है अनिल जी, कोई स्टॉप लॉस 16 रुपए है वही है अनिल जी, कोई स्टॉप लॉस वाले जमाने नहीं है। परफेक्ट, तो 16 रुपए है वही स्टॉप लॉस है एक तरह से जो आपकी कॉस्ट आ रही है। अनिल जी अगेन मेरे पास मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। शुभम अग्रवाल आपके साथ बैठे हुए हैं, जरा ओपिनियन लेके दो इनसे। शुभम जी, लिमिटेड से लेकर फुल जिस तरह का इंटरवेंशन चाहे आप कर सकते हैं। अनिल जी, आशु जी, यहाँ पे स्टॉक तो काफी अच्छा है और जिस तरह से अभी एक न्यू एरिया में चल रहा है और मुझे भी लगता है कि यहाँ पे अब कोई बड़ी बिकवाली देखना काफी डिफिकल्ट होगा इस बैंक के लिए। तो व्यू मेरा भी पॉजिटिव है। खाली मेरा रिक्वेस्ट आशु जी से ये होगा कि अगर हो सके तो 280 के बदले 300 की कॉल बेचे, बिकॉज फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्सपायरी में जो थीटा डीके होगा वो ये ऑप्शन में थोड़ा सा कम होगा और 15 रुपए का मैक्सिमम अपसाइड है। उसके बदले हमें और अपसाइड यहाँ पे मिल पाएगा और 35 रुपए तक का जगह हमारे लिए ओपन रहेगा। तो मैं प्रेफर करूंगा कि 250 का ऑप्शन जो खरीदने की उन्होंने बात की है वही खरीदे, लेकिन बेचने वाला जो स्ट्राइक है वो अगर हो सके तो 300 तक का बेचें। तो भी यहाँ पे जो रिवॉर्ड टू रिस्क बनेगा वो काफी अच्छा है। और येस बैंक ये नेक्स्ट सीरीज के एटलीस्ट मिड तक मुझे लगता है कि 300 रुपए तक के भी लेवल वहां पे आते हुए दिख सकते हैं। तो खाली स्लाइट मॉडिफिकेशन है स्ट्रैटेजी में, बट अदरवाइज डेफिनेटली यहाँ पे एक बुल कॉल स्प्रेड येस बैंक पे लेना चाहिए। तो ये ठीक है। आशीष जी ये कह रहे हैं कि 300 वाला बेचो कॉल ऑप्शन आप। अनिल जी बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि शायद 280 और 300 का एवरेज करके 290 बेच देते हैं, क्योंकि लोगों की कॉस्ट भी तो कम करनी है ना। ठीक है, चलिए। नहीं, बट शुभम बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि अगर ड्यू 300 का है तो जितना दूर का बेचेंगे उतनी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी हमारी। तो बिल्कुल वो कॉस्ट कम करने वाला लॉजिक था। बट मुझे लगता है कि शुभम अगर बोल रहे हैं 300 नहीं तो 290 का तो लॉजिकल लगता है, वो 11 रुपए का है। तो 4 रुपए और कॉस्ट लगती है, उससे कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। यानी 20 रुपए की कॉस्ट लगती है। ये ट्रेड बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि टारगेट अपना 300 की तरफ जाता हुआ लग रहा है बिल्कुल। ओके, परफेक्ट। अच्छा आशीष सर, कोई और सबके पास खत्म हो गया येस बैंक, अब किसी के पास राय नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये बताइए और कोई अपडेट आप देना चाहते हैं आपकी पुरानी कॉल्स पे? अब सर अपडेट टाटा मोटर की सेल की कॉल थी, वो तो बाजार 100 पॉइंट बढ़ जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी 500 पड़ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो नीचे ही जाना है। और भारतीय भी सर सुबह नीचे मिला या बिके हुए रेट पे ही है। तो अगले महीने के लिए सर कोई नई सेल ढूंढेंगे। आज ही एक्सपायरी में सारे सेल खत्म हो जाएंगे और जो नया ट्रेड है वो येस बैंक का है। और आईबुल में भी सर मुझे लगता है अभी भी कंटिन्यू करना चाहिए, पर एक बार हमने 811 प्रॉफिट बुक कराया है। चलिए, आईबुल हाउसिंग में प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बाकी सारे कॉल्स में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कल से नए ट्रेड की होगी शुरुआत, ऐसा कर रहे हैं आशु जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आशु जी से लेंगे विदा, आशु जी से विदा लेंगे और आशीष जी को शामिल करेंगे। तो आशीष माहेश्वरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, क्या हो गया अचानक से
बाजार में इतने जबरदस्त तेजी के जो संकेत आ रहे हैं, किस वजह से? देखिए अनिल जी, यदि आपको ध्यान हो, पिछले सप्ताह भी मैंने आपके साथ शो किया था लास्ट फ्राइडे को, तब भी मैंने कहा था कि बाजार की जो गिरावट है वो 1 या 2 दिन जारी रहेगी, उसके बाद आप एक वर्टिकल रैली देखेंगे और वो ही इनफैक्ट हो रहा है बाजारों में। तो मेरा मानना है कि चूंकि एफआईज की जो बाइंग है वो काफी अग्रेसिवली हो रही है बाजारों में, और इसके अलावा आपको ध्यान हो 31 मार्च जो सारे म्यूचुअल फंड के हमारे जितने भी और जो दूसरे फंड मैनेजर्स हैं उनका सबका एक क्लोजिंग का टाइम है, तो सभी लोग चाहते हैं कि जो एनएवी हो वो ज्यादा से ज्यादा रेट पे क्लोज हो ताकि परफॉर्मेंस दिखने में ठीक रहे। तो आपको काफी सारी जो बाइंग और इनफैक्ट काफी आपको जो डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है वो आज और कल, मेरा मानना है कि आज तो काफी अच्छा बाइंग हुआ है पर कल भी आप देखेंगे काफी बाइंग बाजारों में रहेगी। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म पे मैं तो काफी बुलिश हूँ बाजारों में। तो खरीदारी अभी और बढ़ सकती है। आप नोट कीजिए, कुछ स्टॉक्स आपको लगातार बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर बाइंग हुई भी तो इंडेक्स पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? अनिल जी की स्ट्रैटेजी सबसे पहले वो देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्यूज देखें आज कि ना देखें, ये बताइए आप। बिल्कुल सब देखना, सब चीज देखिए, नजर हटी दुर्घटना घटी। पर आज सुबह देख लिए थे अंतर्राष्ट्रीय क्यूज, उसके बाद डर लगने लग गया था। वो बात ठीक है, और बाजार चाहता था कि ट्रेडर्स डरें और उसके बाद एकदम से अपनी चाल चल गई। इसीलिए तो सबको स्क्रीन पे खरीदने का मौका भी मिला ना रजत। अगर नहीं देखे होते तो मौका थोड़ी मिलता था सबको खरीदने का। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि यूएस फ्यूचर्स पे क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि संकेत कल के तो अच्छे नहीं थे, लेकिन आज अब डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल यहाँ पर सपाट। इसके अलावा नैस्डैक में भी कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं देखने को मिली, तो कोई क्यू अभी आप ले नहीं सकते यूएस मार्केट से, कोई बहुत बड़ी चाल नहीं है। इसके अलावा आप यूरोपियन मार्केट्स दिखाइए, यहाँ पर क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ज्यादातर मार्केट्स ऊपर है, 182% से लेकर 0.25% के आसपास की तेजी बन चुकी है। सबसे तेज चला है फुटसी, जिसमें थेरेसा मे की जो खबर थी उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, पर 1% के आसपास की तेजी बन चुकी है। अच्छा एक्शन फुटसी पे देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ क्रूड आज यहाँ पर नरमी है, आधे फीसदी की गिरावट, 68 के लेवल के नीचे आया है। ब्रेंट 59 के लेवल के नीचे आया है। नाइमेक्स रुपया यहाँ पर आज शुरुआती सत्र में टिक्स नेगेटिव थे, ठीक है, 69 के लेवल पे है। शुरुआती सत्र में तो 69 13 पैसे की कमजोरी के आसपास कामकाज हो रहा था। अभी भी 13 पैसे के आसपास की कमजोरी, सुबह 25 पैसे के आसपास, 33 पैसे के आसपास की कमजोरी थी। तो ठीक है, एशियन मार्केट्स आज ठीक नहीं थे, हाँ नहीं थे, ठीक है। हांगकांग थोड़ा सा तेज हुआ 50 पॉइंट्स के आसपास, लेकिन निके में देखिए 1.5% के आसपास की गिरावट, और शंघाई कॉम्पोजिट जहां पर भी 1% की गिरावट के साथ। पहले क्या निफ्टी या बैंक निफ्टी, आप बताइए। निफ्टी बैंक पहले। रजत जी में डिम्पी जी में ये फर्क है, डिम्पी जी हमेशा पहले निफ्टी पूछेंगे, आप हमेशा निफ्टी बैंक पूछते हो। सबसे तेज तो चलिए निफ्टी बैंक अभी चल रहा है कैश में 30,370 के आसपास, 30,365। निफ्टी बैंक में आपको करनी है खरीदारी 30,300 के नज़दीक, ठीक है। 30,300 के नज़दीक खरीदारी कीजिए और आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 30,250 का, 30,200 का लगा लीजिए। चलिए 30,200 ज़्यादा सेफ रहेंगे। 30,200 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। और उसकी वजह यह है कि रजत 13 लाख शेयर खुले हैं 30,200 के पुट पर, जो अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, तो 30,200 के नीचे ट्रेड होने की संभावना कम है। कल का निफ्टी का लाइफ टाइम हाई 30,262 था बैंक निफ्टी का। तो अगर आपको कम रिस्क लेनी है तो 30,300 पर खरीद कर 30,250 का स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन सही स्टॉप लॉस आपका 30,200 का बनता है। 30,300 पे एंट्री करिए। 30,400 30,450 तक के टारगेट के लिए फिर से आपको करनी है खरीदारी। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, ये तो हो गया पैसिव ट्रेडर, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप तुरंत प्रभाव से अभी खरीदारी कर लीजिए बैंक निफ्टी, और बचा हुआ बैंक निफ्टी 30,300 पे और खरीदिए, ठीक है। स्टॉप लॉस और टारगेट तो वही रहेंगे, पर ये 30,400 से 30,450 के ऊपर जा सकता है, क्योंकि हो गया ना ये आज के दिन का हाई तो इसी के आसपास का है, तो आज का हाई तोड़ेगा। हाँ, ये बताइए। आज के हाई में देखिए एक ही, देखिए तोड़ने में तो इसका फोर्स ऐसा है कि ये कुछ भी तोड़ डाले। इसके सामने आप मतलब वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार खड़ी कर दो फिर भी तोड़ डाले। बैंक निफ्टी में तो अभी वैसी ताकत है। 30,500 फिलहाल ऐसा लगता है कि शायद पार करने की जल्दबाजी ना करे। 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वहां पर कॉल्स में। अच्छा। तो रुकने के लिए वो लेवल अच्छा है। आज हिम्मत करी लोगों ने वहां पर, मतलब हाँ आज ही एडिशन हो गया, लेवल खुला ही नहीं था ना अभी तक। तो 12 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो रुकने के लिए वो लेवल अच्छा है। तो मैं, आप मेरे से फ्रेंकली पूछेंगे, मैं कहूँगा कि 30,500 के ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए। डेटा तो ये बोल रहा है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि अगर 300, यहाँ पर देखिए दो चीज़ें। पहला 30,300 पे खरीदिए, 30,200 का स्टॉप लॉस, 30,400 30,450 का टारगेट। दूसरा 30,375 पे खरीदिए, 30,300 पे और खरीदिए, सेम स्टॉप लॉस है 30,200 का, टारगेट फिर से
30,450 का है, 30,500 मैक्सिमम। तीसरा एक और स्ट्रेटेजी खरीदने का 30,500 के ऊपर 3:05 तक, यानी कि अब से आगे के 20 मिनट में अगर ये 30,500 के पार निकलकर 5 मिनट 3 मिनट टिक जाता है, फिर ले लीजिए। फिर उसको कहाँ बेचना है ये मुझे नहीं पता क्योंकि वो लेवल कभी इतिहास में दिखाई नहीं दिया। हाँ, और वो तो एकदम से मुझे नहीं एक्सपायरी पता से पहले कहाँ। अगर दिख गए हाँ, तो बहुत 30,500 के strong spike ऊपर आएगी। निकलने पर जो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग होगी वो कम से कम 100, 150, 200 पॉइंट तो आपको दे देगी 30,500 के पार निकलते ही। तो 30,500 अगर पार निकल जाता है कैश में तो फिर बड़ी तगड़ी खरीदारी। फिलहाल 30,450, 30,500 तक के टारगेट के लिए खरीदे। 3 तरीके मैंने आपको खरीदारी के दे दिए। अब जिसको जो समझ में आए, जो सूट करता है वो करे। मुझे आप पर्सनली पूछेंगे तो ये कहूँगा थोड़ा अभी, थोड़ा 30, मतलब दूसरे वाला तरीका कि 30-300 अभी भी लीजिए, 30-300 के लिए और रखिए जगह। ठीक है, तो धीरे धीरे करके बाइंग करते चलिए। और जो पहले टारगेट हैं वो 30,400 से 30,450 के हैं। निफ्टी बैंक अगर 30,500 के ऊपर गया और टिक गया चंद मिनट तो उसके बाद अपनी पोजीशंस को बढ़ा लीजिए, क्योंकि उसके बाद आएगी तगड़ी खरीदारी नहीं, उसके बाद आएगी कवरिंग। क्योंकि जो भी हिम्मत करके गए हैं 30,500 की कॉलें बेची हैं जिन्होंने, वो निपटेंगे बाजार में। अच्छा, अब निफ्टी पे क्या रणनीति अपना रही हो? देखिए 11,500 के नीचे इसको बंद नहीं होना, ये दिख रहा है, क्योंकि 11,500 के पुट पर 47 लाख शेयर हैं, जिसमें 33 आज ही जुड़े हैं, और 11,500 के कॉल्स पे 35 लाख शेयर हैं। तो जैसे आप 11,500 के नज़दीक पहुंचेंगे शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखिएगी। एक छोटा ही रुकावट वाला लेवल है 11,550, जहाँ पर आप इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। 31 लाख शेयर वहाँ पर हैं, ठीक है। तो उसके पार निकलेंगे तो आपको 25 से 50 पॉइंट की तेज़ी बन सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 11,575, 11,600 कंजेशन जोन है बैंक निफ्टी के लिए, उसके ऊपर जाएंगे नहीं। तो निफ्टी में कुछ नहीं है, न 11,500 के पार निकलना है, न 11,600 के ऊपर निकलना है, बीचों बीच में है। 25-30 पॉइंट के लिए छोड़ दीजिए निफ्टी। ट्रेड तो बैंक निफ्टी में ही बनता है। अब आप याद कीजिए पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से जब भी मैं आपके साथ ये रणनीति पूछ रहा हूँ तो आपने निफ्टी पे रणनीति नहीं दी है कभी भी। मजा ही नहीं है ना। 25-30 पॉइंट में क्या मजा आएगा आपको? यहाँ 25-30 पॉइंट बनाए, वहाँ 200 पॉइंट बनाए, मजा तो वही है बैंक निफ्टी। इसीलिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको कोई तरीका छोड़ा नहीं है। आपको अपनी रिस्क एपेटाइट से डिसाइड करना है कि आपको कब खरीदना है, कितना खरीदना है। खरीदना ये बात पक्की है। बैंक निफ्टी में तो आज इंतजार ये कर रहा हूँ कि 30,500 पार होता है क्या आज। वो पार हुआ तो फिर मजे ही है। 18 लाख शेयर शॉर्ट हैं 30,500 पर, और 13% ऊपर है सीरीज टू सीरीज। परसेंट मत देखो पॉइंट्स तो खैर 30,500 पे 18 लाख शेयर। सोचो अगर ये 18 लाख शेयर शॉर्ट कवर करने के लिए आ जाए, 18 लाख शेयर ऑलरेडी 30,300, 30,400 में, यानी कि 35 लाख शेयरों की शॉर्ट कवरिंग बन जाए तो 150-200 पॉइंट और 30,650, 30,700 क्यों नहीं हो सकता है बैंक निफ्टी आज। अच्छा 30,300 पे कितना ओपन इंटरेस्ट बताया? 7 लाख पे 7 लाख हैं अभी भी। हाँ 30,400 पे 10 लाख है, और 30,400 पे 10 लाख हैं अभी भी हैं। बड़ी इसलिए हिम्मत करके रुका है। बैठे हैं वैसे। हाँ, और अभी जैसे अगर 30,500 पार होता है फिर तो आप सोचिए 35 लाख शेयरों को कटना है। 35 लाख शेयर में से 10-15 लाख शेयर वाले ऐसे भी होंगे जो मर जाएंगे लेकिन कटेंगे नहीं, और जो बाकी काटेंगे 10-15 लाख शेयर वो कम से कम 100-150 तो निफ्टी ऊपर ले जाएंगे। वापस चल पड़ा, ये 30,410 के लेवल पे आ गया है और ये धीरे धीरे करके फिर से ऊपर आना शुरू हो गया। तो वो जो थी धीरे धीरे करके बाइंग करते चलिए। इसलिए बोला 30,375 पे थोड़ा ले लीजिए, 30,300 के लिए। क्योंकि अभी क्या हो गया रजत, आप है ना, आप ये सोचो मैं मेरे ही लेवल पे घुसूंगा, वो मार्केट मौका दे नहीं रहा वैसा, करेक्ट। इसलिए आपको ले लेना है जहाँ मौका मिले। 30,425 कीप काउंटिंग। 30,425 कटेंगे सर। जो आपने अभी गिनवा दिया ना आंकड़ा, एक तो 10 लाख और 3 लाख वो, और 35 लाख ऊपर वाले 18 लाख को जोड़ के 35 लाख ना, 30,500 के लेवल के वाले 15-18 सॉरी 35 लाख शेयर। हाँ 35 अब ये पहुंच गया 30,426 के लेवल पे सिर्फ। अब कटेंगे जो 30,300 और 30,400 वाले हैं। अब ये धीरे धीरे करके कॉल में राइटिंग जो कर रखी है वो थोड़े ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। तो उस लिहाज से हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी डिप मिल जाए तो आप निफ्टी बैंक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। तेजी रहेगी अभी। और हम अब जो साइकोलॉजिकल लेवल देख रहे हैं वो ऑप्शंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है 30,500 का। 30,500 के ऊपर निकला और उसके ऊपर टिक गया तो उसके बाद शॉर्ट कवरिंग अभी भी ड्यू है मार्केट में। लेकिन पहला टारगेट मैं फिर से रिपीट कर दूं 30,450 का ही है। आप 30,450 के लक्ष्य के लिए अभी भी निफ्टी बैंक में पोजीशंस रख सकते हैं। स्टॉप लॉसेस को अप कर लीजिए। ट्रेल अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में एक्शन, उसमें आरबीएल बैंक फिर से शामिल हो गया। 2% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है और यहां पर खरीदारी और बढ़ी है। आरबीएल बैंक, एक बार राकेश जी आप देख के बताएं सर, निफ्टी बैंक में अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है यस बैंक के बाद? देखिए रजत, कल पीस की बात हुई थी और अनिल जी ने मुझसे पूछा था तो मैंने यही बोला था कि इसको खरीदना चाहिए, ओवरवेट होकर खरीदना चाहिए और यहाँ पर एक अच्छी रैली बनेगी। कल भी स्टॉक ऊपर था और आज भी स्टॉक ऊपर है। नई टेरिटरी में स्टॉक ने एंट्री ली है। किसी ने रजत तब सुन के लिया है
तो होल्ड करना चाहिए। 2 दिन में, कल में और आज में एक वर्टिकल रैली बन चुकी है, तो अगर आप मौजूदा स्तरों पे एंट्री करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है, तो जिसने लिया हुआ है वो होल्ड रखे। ओके, लिया हुआ है तो होल्ड रखें, ये है आपके लिए राय। ओके, इस बीच हमारे साथ कुशल गुप्ता जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, वो बताने वाले हैं DHFL के बारे में। आज है स्टॉक 10% ऊपर, क्या वजह है ये स्टॉक 10% भागा है, इसमें तेजी की वजह बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ कुशल। कुशल बताइए क्यों भागा है ये शेयर? जी हाँ, तो सूत्रों से हमें पता चला है कि बेरिंग पी और पिरामल एंटरप्राइजेस, पिरामल जो ग्रुप है, उनका मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो खरीद सकते हैं DHFL में। एडवांस स्टेज पर है ये बातचीत जो चल रही है कंपनी और इन इन्वेस्टर्स के बीच में, और कंपनी का जो ओनरशिप है और मैनेजमेंट कंट्रोल है वो चेंज होना संभव हो सकता है। तो DHFL पे जो लास्ट 5-7 महीनों से जो चिंता के बादल बने हुए थे लिक्विडिटी की दिक्कतों के कारण से, और IL&FS का जो क्राइसिस हुआ था, वो अब शायद छट सकते हैं ओवरऑल। और कंपनी जो है वो लास्ट 5-6 महीनों से ये चीज़ भी कर रही है कि जो सब्सिडरी में इनका हिस्सा था, कुछ एक सब्सिडरीज में, उनमें भी अपना स्टेक बेच रही है उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो उसमें 80% हिस्सा इन्होंने वॉबर्ग पिंकस को बेचा था, और दूसरा आधार हाउसिंग फाइनेंस में जो 70% स्टेक था उन्होंने ब्लैकस्टोन को बेचा था। तो ओवरऑल अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो उसमें भी जो चेंजेस हैं वो संभव है। जैसे प्रमोटर का 39% हिस्सा है, संस्थागत निवेशक का 26% और जो गैर संस्थागत निवेशक है उनका 34% है। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें आगे चेंजेस संभव है। तो यहाँ पर जो है पिरामल और साथ साथ बेरिंग पी का नाम आ रहा है, जो कि मेजॉरिटी स्टेक DHFL में ले सकते हैं। लेकिन सुबह ये बात हुई थी आज के 2000 में कि DHFL ये एक्सपायरी से पहले वाला शेयर है, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए सिर्फ आज के लिए। रिस्क आपको बता दिया गया था, रिवॉर्ड आपको बता दिया गया था, और आप ये सुनिए एग्जैक्टली कि आपको उस समय बोला क्या गया था। जब से इसको घूर रहा हूँ शेयर को, तब से ये बढ़ जा रहा है DHFL कि ये तैयार है यहाँ से भागने के लिए। ओपन इंटरेस्ट भी इसी सीरीज में 4% बना, यानी कि आज ही की सीरीज वाले में भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग इसका मतलब क्लियर कट है, बैन में है नहीं। 145 का रखिए, 145 पे आपके 2000 बन जाएंगे। जैसे 145 पहुंच जाए उसके बाद आप अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस रख लें, और उसके पहले 140 का स्टॉप लॉस। DHFL के शेयर पर क्योंकि आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इस वक्त अगर स्टॉक पर नजर डालें 11% की मजबूती के साथ इस वक्त ये शेयर कारोबार कर रहा है, और आज के 2000 में हमने आपको रणनीति भी बताई थी शेयर में खरीदारी करने की, और इस वक्त देखिए 11% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में जोरदार तेज देखने को मिल रही है, और कुछ अभी बोल भी रहे थे कि पिरामल और बेरिंग पी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन क्लैरिफिकेशन भी दी है DHFL ने आज अभी आई। हाँ, उनका ये कहना है, 4 फरवरी को ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया था कि उनके जो चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने ये मेंशन किया था कि उनकी इंटेंट है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर ढूंढने का, और उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल कमेटी भी बनाई है जो ये आइडेंटिफाई कर रही है कि कौन से ऐसे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को लेकर, लेकिन फिलहाल कोई भी अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है इस पर। और ये कितनी देर पहले है ये अनाउंसमेंट? एक्सचेंजेस पे अभी आया है? नहीं, ये अनाउंसमेंट हाँ 2:30 बजे के आसपास। हाँ 2:30 बजे, मतलब 2:30 तो अभी बजी है, मतलब 15-20 मिनट पहले ही। अच्छा, तो थोड़ी देर पहले ही DHFL ने ये ऐलान किया कि हालांकि उनकी कोई ऐसी बातचीत अभी तक नहीं चल, मतलब बातचीत चल रही है, बातचीत तो चल रही है, लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। हाँ, तो इसका मतलब ठीक है, तो डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक बात है। तो ये एक है, लेकिन DHFL आज के 2000 वाला काम कर रही है। आज के 2000 वाला तो जबरदस्त कॉल दी आपने। एक्सपायरी से पहले आपने देखा गया था सुबह 142.70 पे कॉल दी गई थी, 140 का स्टॉप लॉस था, 145 पहला टारगेट था, और उसके बाद 145 जब पहुंचा तो हमने कहा कॉस्ट का स्टॉप लॉस रख लीजिए 148 से 150 तक के टारगेट के लिए। तो अगर आपने खरीदा है तो प्रॉफिट बुक कर ले। 150 की जगह 154.70 तक पहुंचा है ये ऊपर, तो प्रॉफिट बुक कर लेने की राय है। लेकिन एक्शन में है आज ये पूरा ही स्पेस अच्छी तेजी में। कैनफिन होम्स एक और स्टॉक दिखाई है, ये भी आपको दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ही दिखाई देगा। श्रीकांत जी भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। श्रीकांत जी नमस्कार। तेजी हो गई NBFCs में, बैंकिंग में, इन्हीं को ही ट्रैक करते चलेंगे अगले सीरीज में भी? देखिए, मुझे लगता है कि नो डाउट कि लाइक इनमें जो ट्रेंड बना है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट इसमें और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक है कि जो और चलने बाकी है, और वो अपने पीक से काफ़ी नीचे है। मुझे लगता है येस, इसमें हम तेज़ी बना के चल सकते हैं, लेकिन ये सभी हमें वापस क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज 1 महीने की हमने अच्छी रैली देख ली है। मुझे लगता है यहाँ से अगर कोई स्टॉक परफॉर्म कर सकता है तो वो है पिरामल एंटरप्राइजेस।
अभी ये चल रहा है 2680 2690 के करीब चल रहा है ये स्टॉक, बट यहाँ से अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो कब तकरीबन ये 2800 साढ़े 2800 के लेवल्स को छू सकता है और ओवर द पीरियड मुझे लगता है कि इसके प्रीवियस पीक को ये क्रॉस कर सकता है, तो ये एक स्टॉक अच्छा लग रहा है। और साथ साथ मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस पे हमें अभी भी फोकस करना चाहिए क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है और जैसे बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद 2000 पॉइंट की रैली दिखाई है, मुझे लगता है जितने भी फ्रंट लाइन स्टॉक है अगर उनमें डीप करेक्शन देखने को मिला है और उसके बाद अगर वो अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स जितना भी इन्फ्लो हुआ है फ्रेश वो इन्हीं सब स्टॉक्स में हुआ है और इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे भी हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। पीरामल एंटरप्राइजेज और बजाज फाइनेंस दो वो शेयर हैं जहां पर आप खरीदारी करने का ढूंढ सकते हैं मौका। आइए मौका ढूंढते हैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने का। स्वागत करते हैं नितिन जी, ऑप्शन वाले हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। तो नितिन जी, जिस दिन जब समय अच्छा चल रहा हो ना, दिन भी अच्छे हो, तो उस समय ढेर सारे कॉल दे दिया करो आप। देखिए अभी आप जहां हाथ लगाते हो वो स्टॉक एकदम रॉकेट की तरह भागता है। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस सिर्फ 5.5% ऊपर है। सोचिए निफ्टी का स्टॉक है, तो आपका कॉल ऑप्शन का भाव क्या हो गया सर? अभी 46 47 ऐसे ही हो गया है। 48 मतलब 15 रुपए में जो कॉल ऑप्शन ली, आप देखिए एक दिन में 3 गुना हो गई। क्या बात है। एक्सपायरी का लेवल उन्होंने दिया था 11,550 की तरफ जाएगा निफ्टी। सुबह सुबह बोल दिया था एग्जैक्टली वहीं पर है 11,550। तो पहली चीज तो अब आईबुल हाउसिंग का अपडेट कर दीजिए सर, क्या करना है? जी देखिए, आज 2 नहीं 4 कॉल सुपर हिट हुई है। एक तो आईबी हाउसिंग टारगेट लग गया, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, काफी अच्छा हमें प्रॉफिट मिला। दूसरा, हमने कल स्प्रेड कैरी करी थी निफ्टी की, 11,500 लेके 11,550 डबल बेचा था और कोई भी प्रीमियम नहीं दिया था, 0 प्रीमियम पे काम किया था। अभी वो 30 रुपए मिल रहा है, यानी 31 रुपीज का स्प्रेड हो गया। विदाउट एनी रिस्क हम यहाँ पे 30 रुपए प्रॉफिट बना रहे हैं, तो ये भी आप प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि अभी मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 31 रुपीज मिल रहा है, तो ये भी बुक करेंगे। और 2 और ये हिट हुई कि आज मैं रजत के साथ जब 12:30 बजे वाला शो कर रहा था, तो 30,200 की कॉल मैंने दी थी 40 रुपए के आसपास बाइंग, फिर वो 60-65 हो गई थी रजत के सामने, और फिर मैंने उसको स्टॉप लॉस रिवाइज करा दिया था और वो 200-220 हो गई कॉल ऑप्शन। तो एक तो इसमें बहुत अच्छे पैसे मिले। दूसरे व्यूअर को पैसे मिले होंगे आज 11,500 की कॉल ऑप्शन, जो रजत के साथ ही हमने करीब 25 रुपए पे लिया था। 50-55 का टारगेट था, वो 60 रुपीज चली गई। तो आज के संजोग है कि चारों कॉल्स अच्छी चली और सब में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कल से नई एक्सपायरी चालू हो रही है, लॉन्ग रोल ओवर्स हो रहे हैं, तो और अच्छे मौके मिलेंगे। हम और अच्छा कोशिश करेंगे कि अगली एक्सपायरी में और अच्छी कॉल्स निकाल के दें। ओके, तो शानदार रही ये एक्सपायरी। तो अभी कुछ नया नहीं दे रहे क्या? नहीं जी, आज एक दिन रेस्ट करेंगे, अब कल से फिर नए तरीके से देंगे। हाँ, बात तो सही है। देखो, जब इतने 4 कॉल सही हो जाए, नोट गिनने के लिए भी तो टाइम चाहिए। अच्छा हाँ है कि नहीं है? क्यों बंसल जी, सही है ना? बंसल जी से पूछ लेता हूँ जरा। बंसल जी, ठीक है ना ये सब सोचना? हाँ बिल्कुल अनिल जी, नितिन जी के बारे में जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, और वो एक्सपायरी के बाद आराम करते हैं क्योंकि नोट काफी इकट्ठे करते हैं वो। क्या बात है, ये सारे डिजिटल में है पूरे अकाउंट में। लेकिन कुल मिलाकर नितिन जी बहुत ही जबरदस्त शानदार कॉल्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक के बाद एक बेहतरीन कॉल्स आए हैं आपकी तरफ से, और ये सीरीज़ तो मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। और मैं एक बार नितिन जी से रिक्वेस्ट भी करूंगा, नितिन जी इस सीरीज़ की एक बार आप परफॉर्मेंस भेजिएगा। आपने जो कॉल ऑप्शन सजेस्ट किए हैं नितिन जी ऑप्शन वाले में, वो हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे ताकि उन्हें और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आपके कॉल्स पे काम करने का मौका मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी आधा घंटा बचा है जिसमें अब एक्शन होना बाकी है। तो OMCs चल रही हैं अभी, HPCL तो बाहर हो रहा है ना निफ्टी से। तो निफ्टी से बाहर हो, वायदा कारोबार में तो है। हाँ वायदा में, हाँ HPCL BPCL दोनों ही दिन के उच्चतम स्तर पे है। 3.5% की तेजी HPCL में और BPCL भी दिन के उच्चतम स्तर पे है। तो श्रीकांत जी बताइए, OMCs फ्लेवर में है, तेजी बनी है, इसको कैरी कर सकते हैं कल जिनके पास पोजीशंस हो? देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे भी है ना एक क्लियर ट्रेंड बना हुआ है। जैसे लाइक BPCL का है, उसमें काफ़ी अच्छा करेक्शन हुआ था एज़ कम्पेयर टू IOC। तो BPCL मुझे लगता है कि एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे हम सर्टनली लेके जा सकते हैं। HPCL में मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो एक कन्फ्यूजन वाला एक मोमेंटम रहेगा, एक सिनारियो रहेगा कि जिसमें शायद अभी हम ऊपर के ट्रेड्स देख रहे हैं, शायद टूवर्ड्स एंड एक नीचे का भी बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि ये स्टॉक निफ्टी से बाहर जा रहा है। जैसे कि ब्रिटानिया है, वो एक उल्टी बात हो रही है कि जहाँ पे ब्रिटानिया एक्चुअली निफ्टी में आ रहा है और वो नीचे गिरते जा रहा है।
HPCL निफ्टी से बाहर जा रहा है वो ऊपर जाते जा रहा है। तो BPCL मुझे लगता है कि एक स्टॉक ऐसा है कि डेफिनेटली इसे लॉन्ग लेके जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टॉक है और जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 400 के, स्टॉप लॉस रहेंगे 385 के करीब के। लेकिन सर मैंने इनफैक्ट जो हम बात कर रहे थे मार्च सीरीज़ की शुरुआत में तब भी डेटा यही बताया था कि मार्च सीरीज़ जब होती है या तो रिटर्न्स मिलते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़ा मूव आता है, बहुत बड़ा मूव आता है, पर मूव वो बड़ा हमने आता है। थोड़ा उसको बजट के से रिलेट कर दिया था कि इस बार बजट पहले आया और वैसे हम पास डेटा देखें तो बजट पहले आता था, पर मार्च में तो प्रूव हो गया कि अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिली। लेकिन अप्रैल में भी यही ट्रेंड है, 10 में से 7 बार पिछले अगर डेटा देखें तो पॉजिटिव, यानी कि जो तेजी बनी है वो अप्रैल में भी कैरी हो सकती है। अगर 2018 का रिटर्न देखें तो 5.5%, 2014 का बताओ 3%। आप पूछते चलो, इनफैक्ट 2017 का ही बताया देता हूँ, वहां पर भी 2% के आसपास का रिटर्न था। हाँ पॉजिटिव है सारे। इसलिए पूछ रहा हूँ कि 2014 में चुनाव हुए थे। अच्छा, तो चुनाव के पहले 3% भागा था। अप्रैल में तो हुई थी वोटिंग, हाँ मई में रिजल्ट आए थे, 16 मई को रिजल्ट आए थे, 16 मई 2014 को भूल गए आप? 3% भागा था सर। ये तो एंटीसिपेटरी बाइंग है, अभी तो सिर्फ अभी तो फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। एंटीसिपेटरी बाइंग तब थी तो इस वक्त भी हो रही है। हाँ, सही बात। तब ये अलग बात है कि सितंबर 2013 से तेजी बनना शुरू हो गई थी और अप्रैल तक बनी थी। अभी तो शुरू ही अभी हुई है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए। और जो वो लेटेस्ट डेटा देखते हैं 2016, 2017, 2018 तीनों पॉजिटिव है, 1.5%, 2% और 5.5%। तो ठीक है, ये इस बार के जो 6.5%, 7% का रिटर्न मिल गया, इसको ये मत समझिए कि यहाँ पर तेजी खत्म हो गई है, तो अभी शुरुआत ही है। और निफ्टी बैंक ये फ्लेवर है इसमें मार्केट। अरे शुभम जी, कोई सरकारी बैंक पसंद आ रहा है क्या? आप लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक देख देख के मतलब सरकारी बैंकों को आपने ऐसा मतलब कर लिया है कि हम तो देखेंगे भी नहीं, इनको छुएंगे भी नहीं, ऐसा हाल हो गया। आज देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 5.5%, IDBI 5%, सिंडिकेट 4%, इलाहाबाद, इंडियन ओवरसीज बैंक, मतलब इंडियन बैंक, सब चल रहे हैं। आप कुछ खरीदेंगे या नहीं खरीदना है? अनिल जी, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टॉक वैसे तो पॉजिटिव ही प्लेस्ड है और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बहुत सारे स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, बट अगर फिर भी एक ट्रेड अगर मुझे यहाँ पे चुनना है तो मैं बैंक ऑफ इंडिया के साथ जाना चाहूंगा। बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप देखें तो 102 के आसपास का पिछले कुछ दिनों से एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, जिसके पार आज निकलने में सफल हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक ट्रेडिंग मूव एक्सटेंड होना चाहिए। तो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे मेरी खरीदने की राय होगी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 110 तक का टारगेट के लिए, और 102.50 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक टॉप बेट हो सकता है। और इवन एक सेकंड चॉइस अगर मुझे लेना है तो मुझे लगता है इलाहाबाद बैंक भी यहाँ पे देखना चाहिए। रोल ओवर के पर्सपेक्टिव से स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक अगर आप डेरिवेटिव डेटा में देखेंगे जहां पे सबसे अच्छा रोल हुआ है उसमें से एक इलाहाबाद बैंक है, और यहाँ पे काफी समय से लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल चलता जा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी मूव एक्सटेंड होना चाहिए 58 तक। तो इलाहाबाद बैंक भी यहाँ पे खरीदा जा सकता है, 58 का टारगेट और 52 का स्टॉप लॉस। ओके आशीष जी, अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सब कह रहे हैं कि 4 अप्रैल को जो पॉलिसी आएगी उसमें ब्याज दरें 1/4% घटेगी। आपका क्या मानना है, क्या बैंकों में खरीदारी इसलिए तो नहीं हो रही? जी, दो फैक्टर हैं अनिल जी बैंक्स में परचेज होने का। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अब एफआईज चूंकि भारतीय बाजार पे काफी बुलिश हो चुके हैं, तो उनका सबसे फेवरेट सेक्टर रहता है BFSI। और BFSI सेक्टर यदि आप निफ्टी का एक कंपोनेंट देखें तो करीब 25% जो उसका वेटेज है। तो अब आपको मार्केट में बाइंग करना है और BFSI में नहीं करना है, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके चलते इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट अभी जा रहा है वो इसी सेक्टर में जा रहा है। तो इसलिए आप देखिए अक्रॉस द बोर्ड, चाहे PSU हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, NBFC हो, सभी में बाइंग चल रहा है। और जैसा आप दूसरी बात आप कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा रिडक्शन का, मैं उसको अभी इस रैली के यदि कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो अभी भी मैं 10-15% से ज्यादा उसको वेट नहीं दूंगा। मेरा मानना है चूंकि एक सेक्टर फैंसी में है और यदि आप इंडियन इकोनॉमी पे कॉल ले रहे हैं, स्टेबल गवर्नमेंट पे कॉल ले रहे हैं, तो आपको BFSI के से बेटर कोई सेक्टर दूसरा मिल नहीं सकता। तो इस सेक्टर में तो अभी इनफैक्ट काफी मोमेंटम और बाकी है। और इनफैक्ट एक स्टॉक जो मैं भी रिकमेंड करना चाहूंगा वो रहेगा अब SBI। मेरा मानना है कि SBI ने काफी अंडर परफॉर्मेंस कर लिया और अब SBI का चलने का समय अब आ गया है। तो इनफैक्ट अब अगले 1 से 2 महीने में मेरा तो मानना है 10-1% की अपसाइड भी आप SBI में देख सकते हैं। अनिल जी, आपका टारगेट लग गया, इसको अभी रिवाइज करोगे या फिर इसको? और मैं बता दूं अभी थोड़ी देर पहले 30,350 के नजदीक आ गया था निफ्टी बैंक। ये बस 1 मिनट का ही खेल हुआ और उसके बाद एकदम से देखिए आप थोड़ा सा डिप आया, एकदम से तेजी पकड़ी और 30,450 का जो आप टारगेट दे रहे थे वो हो गया अचीव। और हम जो बार बार कह रहे हैं कि 30,500 के ऊपर के लेवल के ऊपर नजर है,
वहाँ पर जो भी ओपन इंटरेस्ट में कॉल बेच कर चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकते हैं, पर ठीक है अब थोड़ा 50 पॉइंट अब कर लेना चाहिए बुक, वैसे नहीं? रुकिए 2 मिनट दीजिए मुझे, मुझे एक बार डेटा को अच्छे से समझ लेने दीजिए, उसके बाद में तब तक शुभम जी के लिए एक बिगुल बजा दीजिए BTST का, और उसके बाद में तब तक बैंक निफ्टी के डेटा देख लेता हूँ। चलिए तो एक बजाइए बिगुल, उसके बाद देखते हैं BTST कॉल। जी शुभम जी। अनिल जी, यहाँ पे खरीदने की सलाह है सीमेंस पे। अगर सीमेंस को हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो रहे थे ब्रेकआउट के, बट आज अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो 10 महीने के हाई पे ये क्लोज हो रहा है, और मुझे लगता है कि अप्रैल सीरीज के लिए एक जो बड़ा परफॉर्मर हो सकता है। बहुत सारे कैपिटल गुड नेम में यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ग्रेजुअल लॉन्ग बिल्ड होते जा रहे हैं। रोल ओवर डेटा के हिसाब से 78.5% का रोल ओवर्स है, जो कि काफी एनकरेजिंग है। तो मुझे लगता है कि सीमेंस में यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बनाना चाहिए। सो अप्रैल फ्यूचर्स अब हम यहाँ पे खरीदेंगे जो 1090-91 के आसपास का भाव चल रहा है। वहां पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 1120 का टारगेट होगा, और अगर इसको पोजिशनली होल्ड किया जाए तो मुझे लगता है 1150 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, और 1070 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। तो सीमेंस यहाँ पे एक ट्रेडिंग और पोजिशनल दोनों ही पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक बाई ट्रेड होगा, और करंट लेवल पे खरीदना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पर सीमेंस में आज सुबह सुबह 10 की कमाई में 1075 के आसपास खरीदारी करने की राय देखे गए थे विश्वेश जी भी, उनका भी ये मानना था कि ये स्टॉक भागने को तैयार है। 30,475 ये है लेवल बैंक निफ्टी का इस वक्त। आप कैश में देखेंगे 450 अंक ऊपर, और फ्यूचर्स में 30,465-62 के आसपास 10-15 पॉइंट डिस्काउंट पर है इस वक्त बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। हाई देखिए आप 30,492 का बना चुका है, यानी कि ये इस वक्त हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी। तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आती है। मेरे पास जो डेटा आ रहा है सर श्रीकांत जी, उसमें 30,500 की कॉलों में लगभग 17 लाख का एडिशन है आज, और ये अगर आप चेक कर पाए तो एग्जैक्टली, क्योंकि आपके पास लाइव फीड्स हैं, 17 लाख अभी भी ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है 30,500 की कॉल में। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर देखा जाए ना तो निफ्टी जो डेटा दिखा रहा है वही क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो बायर्स है वो काफ़ी एग्रेसिव है, और दे आर लाइक वेरी मच लाइक कंफर्टेबल कि कहाँ पे बैंक निफ्टी या तो निफ्टी क्लोज हो सकता है करके। जैसे अभी आपने बताया मुझे कि 30,500 में ये वहाँ के 15-16 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट अभी भी पड़ा हुआ है, और जो चार्ट फॉर्मेशन है रजत बैंक निफ्टी का बना हुआ वो दिखा रहा है कि शायद हम 650 के लेवल्स को भी आज के दिन में देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेशन है, क्योंकि कल के जो दिन के फॉर्मेशन को अगर आप देखते हो तो वहाँ पे एक स्टार फॉर्मेशन बना था। यानी जहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुई थी वहाँ पे ही क्लोज हो गई थी, और इंट्राडे में काफ़ी बड़ा फ्लक्चुएशन हुआ था। हम ये सोच रहे थे कि शायद ये टॉप ऑफ द रैली में एक डोजी बना हुआ है तो करेक्शन आ सकता है, लेकिन आज पूरे दिन से बैंक निफ्टी ऊपर खुल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। उसमें स्टेट बैंक ने कुछ 340 के रेट को दिखा दिया था। तो मुझे लग रहा है कि जितना हम लोगों ने परसों एक ट्रेंडिंग एक्टिविटी देखी थी 600-700 पॉइंट की, आज के दिन में हम उतनी ही 600 या 700 पॉइंट की अपसाइड रैली और एक बार देखेंगे, और इसी वजह से मेरे जो टारगेट्स है वो 30,650 के करीब के हैं। 30,650, और हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि मेरा भी लेवल वही आ रहा है 30,650 30,700। नहीं, ये तो अभी बोल रहे हैं आज के ट्रेडिंग। हाँ, तो 30,500 के ऊपर टिकने दोनों 2-4। मैंने इसलिए आपको टाइम क्या दिया था, याद है आपको कि कितनी बजे के पहले निकलना चाहिए? 3:05। 3-5 पे मूव 2:43 में मैंने बोला था, मैंने कहा 20 मिनट है आपके पास में, 20 मिनट में 30,500 के पहले ऊपर निकलना चाहिए। एग्जैक्टली 3-5 के पहले पहले का हाई आप बता दीजिए। 30,496। 30,496 हिम्मत तो करी है अब लोगों ने 30,500 की कॉलें बेचने की। 3:05 की सिग्निफिकेंस पूछिए आप मुझे पहले। हाँ, 3:05 ही क्यों? 3-5 ऐसा क्यों बोला? सही बात। एग्जैक्टली 3:05 पे ऐसा क्या देखा आपने? तो देखिए, कोई मैं इस बात में कभी भी बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता कि आपके सीक्रेट क्या होते हैं। नॉलेज वो है जो सबके काम आनी चाहिए। एक्सपायरी का दिन है, 3 बजे के बाद वो वेटेड एवरेज प्राइस पे एक्शन शुरू होता है। आखिरी आधे घंटे की जो प्राइस एक्शन होती है उसके बेसिस पे क्लोजिंग प्राइस आती है। करेक्ट? अगर मुझे ब्रेकआउट चाहिए 5 मिनट का एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, तो मुझे कहाँ से चाहिए? 30,500 पे, और वो मुझे 3 बजे तक चाहिए। अच्छा, तो इसलिए वो 3 बजे के टाइम पे 5 मिनट का मेरा वेटिंग पीरियड, जो वो समय है जहाँ मैं देखता हूँ कि हाँ वाकई में इसके पार निकल गया। ठीक है, मेरे वेटिंग पीरियड में 3 बजे निकल गया, 3 के पहले पहले, तो आखिरी आधे घंटे में एक्शन भरपूर होगा। ये मेरी कैलकुलेशन है। शुभम जी से पूछिए, शुभम जी इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे या समझा पाएंगे। शुभम जी, मेरी थॉट प्रोसेस सही डायरेक्शन में है क्या?
बिल्कुल अनिल जी, यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो जनरली बिकॉज वीवैप के चलते आप रफली देखेंगे तो 3.10 3.15 के आसपास जो प्राइस होता है वो फिर एक कांस्टेंट हो जाता है और वहीं पे अप्रोक्सीमेटली अगर आप टीवैप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली उस लेवल पे आता है और वीवैप भी फिर कंसोलिडेट होकर सेम लेवल पे चला जाता है। तो अगर ब्रेकआउट है तो 3 बजे से मे बी 255 से लेकर के 3.5 के बीच में अगर ब्रेकआउट होता है तब ये ट्रैप ज्यादा काम आता है। बट अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है वीवैप ऑलरेडी अब ओवररूल करना शुरू हो जाएगा और अब यहाँ पे बहुत बड़ा मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 3.5 तक का जनरली एक कट ऑफ टाइम हमें लेकर के चलना चाहिए अगर हम यहाँ पे कोई ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी स्टेबल हो जाना चाहिए और मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा मूवमेंट यहाँ से होने की संभावना कम है। ओके, अब बहुत ज़्यादा मूवमेंट यहाँ से नहीं होगा, ये बात ठीक है। तो 30-400 के नीचे शायद ना जाए, 30-500 के ऊपर ना जाए, इस बीच में वक्त बिताए, अगर बिताए तो भी क्या बुरा है। आइए तब तक हम देखते हैं स्टॉक्स जो अब तक बैन में वक्त बिता चुके हैं कौन कौन से बाहर आ जाएंगे आज सीरीज के आखिरी दिन, और क्या सीरीज के पहले दिन भी कोई बैन में घुसने की तैयारी में। देखते हैं बैन से बेनिफिट। बताएं मानसी, देवांशी माफ कीजिएगा। वैसे तो सर आज एक्सपायरी है तो लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स बैन में आएंगे, लेकिन अगर आप मार्केट वाइड पोजीशन देखें तो यहाँ पे उम्मीद है कि आर पावर और DHFL ये दोनों स्टॉक जा सकते हैं क्योंकि 100 के ऊपर मार्केट वाइड पोजीशन है। आर पावर और DHFL की पोजीशन ज़्यादा है, लेकिन अब वही है आखिरी दिन है। अच्छा, 4 स्टॉक बैन में तो वो बाहर आ जाएंगे क्या, पता नहीं। पोजीशन 90 के ऊपर है तो ये भी नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आखिरी दिन ऑप्शंस की कितनी पोजीशन है वो देखनी होगी। तो आज के दिन तो फिर पता लगाना मुश्किल काम है कि बैन में आएगा जाएगा नहीं होगा, जो भी होगा। चलिए कल, और वैसे भी अब थोड़े दिन तो है ना देवांशी का काम हो जाएगा कम। सीरीज के पहले हफ्ते में तो हार्डली स्टॉक बैन में जाते हैं, तो देवांशी थोड़ा आराम का वक्त आ रहा है आपके लिए। चलिए बढ़िया है। आइए तब तक फोकस करते हैं एक IPO पर। कल से एक पब्लिक इश्यू खुल रहा है, वो है रेलवे के कारोबार से जुड़ी हुई सरकारी कंपनी रेल विकास निगम यानी कि RVNL, इसका IPO खुल रहा है। इस पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट कुशल गुप्ता। कुशल बताइए इस IPO की डिटेल्स। जी हाँ, तो IPO ये कल खुलेगा और 3 अप्रैल तक ये IPO खुला रहेगा। प्राइस बैंड 17 रुपये से लेकर 19 रुपये प्रति शेयर के भाव पर रहेगा और सरकार को इससे 481 करोड़ रुपए मिलेंगे, पर कंपनी को ये रकम नहीं जाएगी। और साथ साथ जो रिटेल निवेशक हैं उनके लिए 50 पैसे प्रति शेयर का डिस्काउंट है इस IPO में और लॉट साइज 780 शेयरों का है। अगर हम इनके कारोबार की बात करें तो ये एक मिनी रत्न कंपनी है। आज से करीब 17 साल पहले इस कंपनी का गठन हुआ था और जो प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के वो रेलवेज़ के होते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है रेलवेज़ के लिए और रेल मंत्रालय साथ साथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको ऑर्डर मिलते हैं। ऑर्डर बुक की बात कर लेते हैं तो करीब 77,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है और आय फ्रंट पे पिछले 2 साल में इन्होंने 30% की बढ़त सालाना दिखाई है और अभी आय करीब 7600 करोड़ रुपए है। और साथ साथ मुनाफे की अगर हम बात करें तो 15% की बढ़त इन्होंने पिछले 2 सालों में सालाना दिखाई है। 570 करोड़ रुपए का मुनाफा FY18 के फिगर्स बताते हैं। सो सर आशीष जी आप बताइए, कंपनी ठीक है, IPO लगाना चाहिए, इसमें पैसे लगाने चाहिए IPO में? जी, मेरी भी सलाह रहेगी कि इसमें बिल्कुल पैसा लगाया जा सकता है। एक थोड़ा लो प्राइस स्टॉक है, जरूर 25 करोड़ शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं, बट मेरा मानना है कि जो रिटेल निवेशक हैं उनमें से उसको उनके लिए इस स्टॉक की थोड़ी फैंसी रहेगी। दूसरी बात पॉजिटिव ये है कि यदि हर बार हम बात करते हैं कि रेलवे में काफी काम हो रहा है, बट रेलवे फोकस्ड क्वालिटी स्टॉक्स की कमी है। यदि इरकॉन के अलावा देखें तो कोई बहुत ज्यादा क्वालिटी स्टॉक नजर नहीं आता और रेलवे का वो बॉडी है जो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन और उनका जो स्पेंडिंग हो रही है वो सबसे ज्यादा है भारतवर्ष में। और ये जैसा अभी आपके एनालिस्ट भी बता रहे थे 77,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और अगले 3 साल में ही करीब 40 से 42,000 करोड़ का एग्जीक्यूशन भी है। तो मेरा मानना है कि चाहे ये सरकार रहे या अगली सरकार रहे, रेलवे की स्पेंडिंग कभी भी कम नहीं हो सकती अगले 5 साल तक। तो काफी स्टेबल बिजनेस मॉडल है। ओनली थिंग इज जो मुझे लगता है एक फैक्टर कि शायद लिस्टिंग के बाद कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा गेन नहीं हो, बट यदि इस स्टॉक को 1-8 साल की अवधि के लिए निवेशक होल्ड करके रखे तो बिल्कुल डिसेंट गेन इस स्टॉक में बन सकता है। तो मेरी तो इस IPO में निवेश करने की सलाह है।
चलिए, तो आप ये आईपीओ में निवेश कर सकते हैं और यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स आने की उम्मीद है। लेकिन एक स्टॉक और, बाटा इंडिया, ये बताया गया था सुबह कि आप खरीदिए, आज लेदर स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हो सकती है और ये आज के 2000 का शेयर था और दिन के उच्चतम स्तर पे है। एक्सपायरी से पहले एकदम से मूव आया 3.5% ऊपर। पहले ये सुनिए कि आपको बताया गया था। खरीदारी करने की राय है बाटा में। वजह यह है कि बाटा के मैनेजमेंट का जो स्टेटमेंट आया है कल, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो ये कह रहे हैं कि भाई टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में हमारी तगड़ी ग्रोथ है। अगले 4 से 5 साल में 500 फ्रेंचाइज स्टोर का हमारा टारगेट है। आज के 2000 के हिसाब से फ्यूचर्स का 1385 और उसके बाद 1400 का टारगेट है और स्टॉप लॉस आज आप रख लीजिए, आज के लो के आसपास 1360 का लो है, लगभग वो रख लीजिए। पहला टारगेट जो मेरा था 1385 का, वो हासिल हो चुका है। बाटा 1385, जिनको सिर्फ 2000 बनाने, उनका तो आज का काम बाटा में हो चुका है। आज जो भी शुरुआती सत्र में हमारे साथ जुड़े उसमें बाटा बताया गया, DHFL बताया गया, यहाँ पर कमाई जोरदार हुई। और जो विश्वेश जी की कॉल थी वहाँ पर तो आज के सत्र में कैश मार्केट पे अच्छी खरीदारी हुई है। व्हाट इज काइंड, अगर एक ही रेट वाली डेरिवेटिव मार्केट वाले स्टॉक हैं, मतलब आप लॉट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर एक ट्रेडर के लिए इससे बेहतरीन मौका क्या होगा। और 3.5% का रिटर्न एक्सपायरी से पहले विश्वेश जी खादिम बता कर गए थे कैश मार्केट, वो दिन के दौरान 20% बना खादिम। और उसके बाद और आप देखिए खादिम किस लेवल पर बताया गया और किस लेवल पर। तो अगर आपको वायदा कारोबार का बड़ा शेयर पसंद है तो आपके लिए बाटा था, कैश का पसंद है तो खादिम था। और खादिम का हाई आज 524 है, अभी आपको 488 दिख रहा हो। आइए देखिए। खादिम हम काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे मार्जिन है। स्टॉक में जो 360 से 480 तक की खरीदारी आई है, मेरे हिसाब से वो पोजिशनली गेम चेंजर। और कल के दिन में अनयूजुअली हाई वॉल्यूम मतलब ब्लॉक डील हुई है। तो 428 430 के नीचे स्टॉप लॉस रख के आप खरीदते हो खादिम, तो मेरे मानना है कि 550 तक का टारगेट हो सकता है खादिम में। विश्वेश जी, एक बार जरा थोड़ी ये 2.5-3 इंच की मुस्कुराहट के साथ दर्शकों को धन्यवाद दीजिए कि आपके चाहने वाले जी बिजनेस पे कितने, देखिए आपके बोलने के बाद 15% 516 हो गया जी। इसके पीछे तो सिर्फ इनफैक्ट जो काम यूटीआई म्यूचुअल फंड की ब्लॉक डील नहीं कर पाती, वो विश्वेश जी की रिकमेंडेशन कर। मैं बहुत ही आभारी हूँ। जोरदार तेजी इन तमाम स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। अच्छे रिटर्न्स आज एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। तो हमने अपना आईबुल हाउसिंग, माय गुडनेस, आप 8% ऊपर है। माय गॉड, क्या भाग रहे हैं स्टॉक, आग लगी हुई है। एक्सिस बैंक एक और स्टॉक देख लेते हैं और ये भी दिन के उच्चतम स्तर पे मूव अभी भी आया और ये 3.5% ऊपर हो गया और दिन के उच्चतम स्तर ये अभी फ्यूचर्स में यह है 781 के जोन पे और 784 के जोन पे पहुंचा है। कैश मार्केट पे अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। श्रीकांत जी बताइए क्या करें अब। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, दोनों स्टॉक्स में तेजी बन गई है ठीक एक्सपायरी से पहले। रजत, वैसे दोनों स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ब्रेकआउट में ट्रेड कर रहे हैं और दोनों में देखा जाए तो काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है। जो टारगेट्स लेके हम लोग जो चल रहे थे वो थे 850 के, लेकिन अभी करंट लेवल से देखा जाए तो एक्सिस बैंक काफ़ी ऊपर निकल चुका है। करंट लेवल से भी अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है कि हम जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे 740 के करीब का और टारगेट 850 से लेकर 900 के टारगेट्स पकड़ सकते हैं। इंडसइंड बैंक वैसे देखा जाए तो अभी भी काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि ये अपनी पीक से काफ़ी नीचे है। इसका पीक था कुछ 2000 के करीब, अभी चल रहा है ये 1830 के करीब। तो ये स्टॉक है वो अपनी पीक के करीब जा सकता है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल है। करंट लेवल से इंडसइंड बैंक भी एक पोजिशनल बेसिस पे लिया जा सकता है। लेकिन रजत जी और अनिल जी, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि स्टेट बैंक का जो एक ब्रेकआउट आ रहा है वो काफ़ी तगड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। अगर इसके आप क्वार्टरली चार्ट्स देखते हो तो ऐसा जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन हमने एक्सिस बैंक में देखा था और वो कुछ सालों का था, 2-3 सालों का था। लेकिन जो स्टेट बैंक का जो फॉर्मेशन है वो कम से कम 5-6 साल का है और उसके बाद का ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे करंट लेवल से सबसे बढ़िया अगर किसी को अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है तो स्टेट बैंक में मिल रहा है। और जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे तकरीबन 450 से लेकर 500 के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज टारगेट्स भी लेते हो तो मुझे लगता है कि 400 के करीब ये स्टॉक आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और 7 महीने के उच्चतम स्तर पे तो है, यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। यस, और काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स हो रहे हैं। इनफैक्ट आज ब्रेकआउट पे काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स है और इसी वजह से मुझे लगता है कि ब्रेकआउट भी वो वैलिड करने जा रहा है।
चलिए, एक्सपायरी से पहले जो शेयर्स मूव कर रहे हैं उसमें एशियन पेंट्स को भी शामिल कर लीजिए। और यहाँ पर सुबह ही आपको बता दिया गया था कि ये कॉल तेज होगी, फास्ट मनी में बताया गया था एशियन पेंट्स में, और ये दिन के उच्चतम स्तर पे 1500 के लेवल के करीब अब कामकाज जो रहे। तो राकेश जी आपके पास में आया था एशियन पेंट्स पे पूछने के लिए, लेकिन क्योंकि आपकी एक BTSTT कॉल आ रही है तो पहले वो देख लेते हैं। बताइए सर। देखिए रजत, हर चीज का एक वक्त होता है। जिस तरीके से एक लंबी दौड़ बैंक निफ्टी ने लगाई है, सिमिलर ब्रेकआउट अब निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है और निफ्टी को खरीदने की राय है। निफ्टी रजत मुझे लगता है 11,700 की तरफ जा रहा है। 11,700 का पहला टारगेट है। 11,470 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, इससे छोटा स्टॉप लॉस नहीं है। और 11,700 के लक्ष्य के लिए निफ्टी को खरीदने की राय है। और रजत, ये सारे लेवल स्पॉट के हैं। सर, ये जो आप बात कर रहे थे अनिल जी की निफ्टी ने जो प्रीवियस हाई छुआ था ये उसके ऊपर निकल, जो आपने बताया 11,572, 22 मार्च के 11,572 की हाई है। ये है 11,574 अब। तो बाइंग निकली, राकेश जी के रडार पर आया वो वाला स्टॉक, ऐसे बात भी सी। देखिए, एक्सपायरी के दिन 3 बजे के बाद के मूव की इंपॉर्टेंस मेरे लिए कम है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई इस बात से इनकार कर रहा हूँ कि ये मजबूत नहीं है, ये नहीं है, लेकिन एक्सपायरी के दिन 3 बजे के बाद वाले मूव में वजन थोड़ा सा कम रखेंगे। खरीदना तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। राकेश जी कॉल भी एकदम परफेक्ट है। व्यू निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर मैंने भी कहा था कि 11,572 के पार निकलते 200-150 पॉइंट की तेजी बनने को तैयार है, लेना ही चाहिए। 11,700। तो श्रीकांत जी 11,700 के लेवल ऑल टाइम हाई लेवल्स पे पहुंच जाएंगे अगली सीरीज में? नहीं, देखिए ये जो एक शॉर्ट करेक्शन आया था मार्केट में 11,575 से लेकर 11,320 तक, उसका जो एक हम वेव कैलकुलेशन करते हैं उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 11,700 के करीब का ही है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जैसे सिर्फ मार्केट ने वैसे टाइम ले लिया है इस लेवल को क्रॉस करने के लिए, लेकिन चूंकि इसने क्रॉस कर लिया है, इवन दो कि 3 बज चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट वैसे देखा जाए तो सस्टेनेबल हो सकता है। 1 या 2 दिन में हमें 11,700 के लेवल्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो आप निफ्टी पे नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो रीसेंट हाइज बनाए थे उसको क्रॉस करके उसके ऊपर आके कामकाज करना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पर अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल 11,575 के लेवल पे यहाँ पर कामकाज हो रहा है। कॉल आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? हाँ, दूसरी बात मैं ये भी यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी का जब एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ था वो 28,300 28,500 के करीब हुआ था, उसके बाद 2,000 पॉइंट चल चुका है, तो बेस एकदम से शिफ्ट हो चुका है। तो मुझे लगता नहीं कि निफ्टी 11,700 के नीचे ऐसे ही ट्रेड करता रहेगा, ये भी इवेंचुअली आने वाले दिनों में 11,700 750 के लेवल्स को क्रॉस करके और ऊपर चला जाएगा। तो ये जो बेस शिफ्टिंग का जो फॉर्मेशन होता है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। और निफ्टी के कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट 25% जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो बैंक निफ्टी करती है, 25 to 30% के करीब करीब। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेड है वो वैलिड ट्रेड हम ले सकते हैं। यस, इसके लिए हमें कॉल ऑप्शंस लेके जाना चाहिए, क्योंकि कॉल ऑप्शंस में आपकी रिस्क कम रहेगी और जो मार्केट में आजकल जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है उससे भी आप बचोगे। तो कोई कॉल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बना के जाए और इस ट्रेड को ट्रेड कीजिए। लेकिन इंडेक्स को जो इस समय सबसे ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं उसमें ITC का नाम शामिल है। ये स्टॉक आज तेज़ हुआ। इसके अलावा ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। SBI जो बार बार रिकमेंड हो रहा है। ITC में तेज़ी है। राकेश जी बताइए ITC पे क्या करना चाहिए सर? यहाँ पर भी गेंस आज स्ट्रॉन्ग है और निफ्टी को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही कर रहा है आज। देखिए रजत, ITC को लेके जाना चाहिए और मैंने पहले भी बोला था ओवरलोडेड होके इसको बाय करना चाहिए। नई टेरिटरी में इसने प्रवेश करा है और अब रजत नीचे का बेस भी शिफ्ट हो गया है। अब 291 292 एक बेस है और स्टॉक 318 320 की तरफ जा रहा है। और रजत, जिस तरीके से निफ्टी मुझे लगता है 11,700 की तरफ जा रहा है, तो उसमें ITC भी एक अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा। ITC पे खरीदारी की राय रहेगी। ITC खरीदना ये ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। 300 रुपये पर, ये 300 रुपये इसका बाटा प्राइस हो गया। 299.75 यहीं पे घूमता रहता है। थोड़े दिन में थोड़ा नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। इस बीच PFC और REC का मर्जर पूरा हो चुका है। PFC ने REC का टेक ओवर पूरा कर लिया। ये खबर आ चुकी है आपके लिए। सरकार को हिस्सा खरीदने के लिए पैसे मिल गए। ठीक है, सरकार का काम ठीक है, फटाफट पैसे मिल जाते हैं उनको जब चीज़ ऐसे चाहिए। क्यों? तो PFC REC, शुभम जी आपके 2 प्रिय स्टॉक, क्या करना है इनमें? अनिल जी, यहाँ पे अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि REC में जिस तरह से 2-3 दिनों से करेक्शन हुआ है, उसके बाद आज एक डोजी काइंड ऑफ एक पैटर्न के बाद ये क्लोज हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो मेरा प्रेफर्ड बेट REC पे ही होगा। यहाँ पे करंट लेवल पे खरीद के जा सकते हैं हम BTST के पर्सपेक्टिव से, और या 1-2 दिन का समय भी लगे तो भी मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए।
156 का नेक्स्ट टारगेट होगा आरईसी के लिए, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें अप्रोक्सीमेटली 146 पे, तो ये एक ट्रेड आरईसी में लॉन्ग साइड पे बनाना चाहिए। एआई इंजीनियरिंग, ये सुबह राकेश जी, कुणाल जी, आपने बताया था एआई इंजीनियरिंग यहाँ पर तेज हो सकता है और ये आज 1800 के लेवल को पार कर गया, 1827, 35 ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं दिन के उच्चतम स्तर के करीब 4% ऊपर। टारगेट्स क्या रखने होंगे सर अब? देखिए रजत, क्लियरली इसको होल्ड करना चाहिए। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो नीचे में जैसे सुबह हमने बताया था ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, और रजत साल भर में मुझे लगता है 2200 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो लंबी अवधि का नजरिया बना के होल्ड रखना चाहिए। लंबी अवधि का नजरिया रख के AIA इंजीनियरिंग, क्या बात है, अब भागा है सुबह से रिकमेंड होने के बाद 4 साढ़े 5 बने रहे। वाह, ये सील अच्छी लग रही है मुझे। हाँ, बने रहे। अरे वाह, देखिए बने रहे, है ना, अलग अलग वाली है सारी, खरीदे बेचे बने रहे, ये बढ़िया बने। कैश मार्केट के कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं जिसमें हिडलबर्ग सीमेंट एक और स्टॉक है जहां पर एकदम से खरीदारी हुई है और ये भी अब दिन के उच्चतम स्तर पे दिखाई देगा आपको। सीमेंट स्टॉक्स तो वैसे भी तेज थे, श्री सीमेंट और हिडलबर्ग दोनों 181 के लेवल के ऊपर आए ये स्टॉक। एक बार श्रीकांत जी हिडलबर्ग का चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं सर, ये 181 बहुत समय से मेरे ख्याल से नहीं आया था 181 के लेवल। बिल्कुल, लेकिन रजत जी अगर आप इनफैक्ट बाकी सब सीमेंट स्टॉक देखते हो तो उसमें से ये जो स्टॉक है उसने काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि इसके जो प्रीवियस हाई थे वो थे तकरीबन 180 190 के करीब के थे, और आज के दिन में भी ये स्टॉक अगर 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें आउट परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा है। यस, हम मार्च मंथ के एकदम क्लोजिंग बेसिस पे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा NAV का भी एक फैक्टर रहता है हमेशा, और इसी वजह से हमें एक एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग पोजीशंस अगर किसी के पास हो और अगर ओल्ड पोजीशंस अगर हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके हम अगर अल्ट्राटेक सीमेंट में अगर शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो करंट लेवल से प्रॉफिट बुक किया जा सकता है अगर पोजीशंस अगर हाथ में हो। ये दो छोटे बैंक्स J&K बैंक और सेंट्रल बैंक रिटर्न्स दिखाइए पहले तो, ये आज के ट्रेडिंग सत्र में कितने रिटर्न्स दिए? तमाम बैंकिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन J&K बैंक ये है 13% ऊपर, 55 का लेवल फिलहाल देखने को मिल रहा है और यही हाल है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पर भी डबल डिजिट रिटर्न आज के एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में बनते हुए नजर आए हैं। तो आशीष जी, सेंट्रल बैंक, J&K बैंक, ये तो सभी बैंक्स भाग रहे हैं सर। ये छोटे मझोले बैंक्स में तो परसेंटेज के लिहाज से ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। बेट लगाएं क्या, खरीद के चल सकते हैं? बिल्कुल खरीद के चल सकते हैं इन बैंकिंग स्टॉक्स को भी, क्योंकि मेरा मानना है कि इन सबकी अभी री रेटिंग हो रही है और वॉल्यूम के साथ में अभी इन स्टॉक्स में जो बाइंग देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है एक तो नीचे के लेवल पे जो डिलीवरीज है वो इतनी आसानी से जो सेलर्स है वो छोड़ते नहीं है, तो आप देखेंगे कि बहुत थोड़ा सा बाइंग करते हैं दी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो प्राइस राइज काफी देखने को मिलता है। तो मेरा मानना है बिल्कुल ये इन पर्टिकुलर बैंक्स को J&K बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक जैसे स्टॉक्स में सभी में बाइंग की जा सकती है। और मेरा मानना है जो अप्रैल का महीना है वो काफी अच्छा रहेगा PSU बैंकिंग स्टॉक्स के लिए भी, तो मैं काफी बुलिश हूँ इस पूरे सेक्टर पे। ये IB वेंचर्स ना सुबह से ही तेज हो गया था। ये अभी जो ब्लॉक डील हुई है 33 लाख शेयरों का एक बड़ा सौदा 315 के लेवल पे हुआ था, लेकिन शुरुआती सत्र से इसमें गेंस मिलने शुरू हो गए थे। अच्छे रिटर्न्स दिए इसमें, 11% के रिटर्न अभी भी देखने को मिल रहे हैं। मोटा सौदा हुआ वैसे, बड़ी ब्लॉक डील, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे डायरेक्टली तो इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, राइट? नहीं। एक स्टॉक अभी यहाँ से और चलना शुरू हुआ कैश मार्केट में, वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। एक बार फटाफट से इस पे भी रिएक्शन ले लेते हैं। राकेश जी, आप बताएं सर, कन्विक्शन है क्या? क्योंकि बहुत दिनों की गिरावट के बाद आज चला है, तो इसको एक उछाल समझें या फिर अब खरीदारी बढ़ सकती है? 221 के लेवल पे बताइए। देखिए रजत, कहीं ना कहीं एक बेस बन रहा है स्टॉक में, नीचे में 210 212 के अराउंड बेस बना है और ऊपर में स्टॉक शॉर्ट टर्म में रजत 236 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। बट रजत, ये स्टॉक कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप कंपेयर करें हैवेल्स को, और हैवेल्स इसको टफ फाइट कर रहा है। जिन प्रोडक्ट्स में लीडर हुआ करता था उसमें अब हैवेल्स लीड कर रहा है। तो अगर किसी को नया निवेश करना है तो मेरा ऐसा मानना है हैवेल्स को चूज करना चाहिए इन कंपैरिजन टू क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स। ओके, हैवेल्स खरीद लीजिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर के मुकाबले में। के लिए ये राय है आपके लिए तेजी करने के लिए हाथ से। अशोक लेलैंड, ये बड़े दिनों बाद एक्शन में आया है, हिला है ये स्टॉक। वैसे तो ऑटो स्टॉक आमतौर पर ढीले ही है, लेकिन आशीष जी आपको कुछ पसंद है, कुछ खरीदेंगे?
नहीं, ऑटो में अभी भी नहीं खरीदना चाहूंगा नहीं जी, क्योंकि मेरा मानना है कि जो आंकड़े आएंगे इस बार के वो कोई बहुत एनकरेजिंग नंबर्स नहीं आने वाले हैं। तो ऑटो ओवरऑल एज अ सेक्टर को मेरी अवॉइड करने की सलाह है। मेरा मानना है अभी जो सेक्टर दूसरे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बेटर उसी वेव पे राइड करेंगे तो जो ट्रेडर्स हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वहाँ बेटर रिटर्न्स आएंगे। चलिए, लेकिन आज जो हाईलाइट थी, आज जो पूरे दिन का अट्रैक्शन था वो था निफ्टी बैंक और साथ साथ निफ्टी बैंक के सभी कंपोनेंट्स। अच्छी खरीदारी अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिली। एग्जैक्टली आपको बोला क्या गया था, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी क्या बताई गई थी, वो देख लीजिए पहले। निफ्टी बैंक में आपको करनी है खरीदारी 30,300 के नजदीक। 30,200 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। उसकी वजह यह है कि 13 लाख शेयर खुले हैं 30,200 के पुट पर, जो अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। तो और मैं बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले 30,350 के नजदीक आ गया था निफ्टी बैंक। 30,450 का जो आप टारगेट दिए थे वो हो गया अचीव। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी और बाजार बंद होते होते एक्सिस और इंडसइंड बैंक ने भी कमान संभाल ली। यहाँ पर भी तेजी ही बनती हुई नजर आई है। अब यहाँ पर आप बैंकिंग से बाहर भी देखेंगे तो कुछ शेयर्स चलने शुरू हुए हैं, जिसमें GSPL गुजरात स्टेट पेट्रोनेट यहाँ पर अब दिन के उच्चतम स्तर के आसपास कामकाज शुरू हो गया। 185 186 के जोन पे। एक बार फटाफट देखिए चार्ट्स राकेश जी और बताइए, 4% ऊपर है, कैरी करें या फिर इसको अवॉइड करेंगे आप? देखिए रजत, मेरा ऐसा मानना है इसको ना सिर्फ कैरी करना चाहिए, नई खरीदारी भी यहाँ पर करनी चाहिए। बेहतरीन फंडामेंटल है। जब से न्यूज आई थी गुजरात गैस के साथ कुछ विलय की, तब से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब गुजरात गैस भी रैली ले रहा है और ये स्टॉक भी बड़ी खूबसूरती से 183 के ऊपर आया है। ये रजत थोड़ा सा समय दें इसको, महीना डेढ़ महीने से 2 महीने का, तो 198 से लेकर 200 रुपए के भाव यहाँ देखने को मिल सकते हैं GSPL में। महानगर गैस दिखाइए और इसका चार्ट दिखाइए अगर आप दिखा सकते हैं तो। ये एकदम से ऊपर आया और ये 6% के आसपास की तेजी आज का ही है क्या भाव? सुबह सुबह देखेंगे नहीं, ये महानगर गैस अभी इतना नहीं चला, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा गया। क्यों महानगर चल गया ना 7%, और कैसे चलता है? 1% ऊपर आया। ओ सॉरी, 2.5%। हाँ, वो थोड़ा डेटा 2.5%, करेक्ट। हाँ, लेकिन तेजी यहाँ पर BEML स्टॉक में देखने को मिली और ये दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। तो कुछ एक्शन 1000 के पार हुआ है BEML। हाँ, BEML 4 डिजिट में आया है फ्यूचर्स में, अच्छी तेजी। तो ये तमाम स्टॉक्स डेरिवेटिव मार्केट में SRF जो कि फैंसी स्टॉक है सीरीज का बहुत बढ़िया स्टॉक, यहाँ पर तेजी थी। और एक है गोडफ्रे फिलिप्स, यहाँ पर लोअर लेवल से आज अच्छी रिकवरी होती हुई नजर आई और ये भी दिन के उच्चतम स्तर पे ही ट्रेड करता हुआ नजर आया। फाइनेंशियल स्टॉक देखेंगे तो कैनफिन होम्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इन तमाम स्टॉक्स में तेजी रही और साथ साथ बैंकिंग, जिसमें आज सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक्स दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया और निफ्टी बैंक के एक बार फिर से रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले। तो इस तेजी के इस वक्त में सबसे हाईएस्ट लेवल पर जाकर बंद हो रहे हैं निफ्टी के आंकड़े। अभी तक 11,532 की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली थी, उसके ऊपर की क्लोजिंग आपको मिल रही है। 11,532 के ऊपर की क्लोजिंग, इस वाले रन की बात कर रहा हूँ। और अब आप देखिए जो तेजी होती दिख रही है बैंक निफ्टी पर, 30,400 के आसपास की क्लोजिंग, शानदार क्लोजिंग आती हुई दिख रही दोनों जगह। आइए मैं फाइनल क्लोजिंग आपके सामने रखूँ, उससे पहले बाजार बंद होने के बाद क्या कुछ एक्शन आज आपको देखने को मिलेगा वो बता दूं। हमेशा से कहा जाता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल तो है बदल चुका कि लोगों को आधी रात को भी डिनर करना पड़ता है। अच्छा, करना पड़े वहाँ तक तो ठीक है, करवाना पड़े तो वो तो और भी मुश्किल है। तो काम के चलते मौका ही नहीं मिलता, खास तौर से आजकल शेयरों में तो ये ज़्यादा ही हो चुका है। कुछ लोगों की आदत भी बन चुकी है, लेकिन दरअसल ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। मिडनाइट मील के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। आज शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे बातचीत। आधी रात खाओगे तो बीमार हो जाओगे। आपके तो फिटनेस लेवल से पता चलता है कि आपके फूड हैबिट्स बहुत बेहतर है। खाते ही नहीं है मुझे तो लगता है। अरे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? बिल्कुल फिट, मतलब एक सोच समझ के समझ गया। हाँ बिल्कुल नहीं, पर ये आधी रात वाला कंसेप्ट है। आधी रात के बाद कौन, मेरा तो मन नहीं करता खाने का। बिल्कुल ये थोड़ा जो स्किप होती है ना, ये जो मिड डे मील्स होती है ना, वो स्किप हो जाती है। हाँ, दिन वाली तो आप काम में बिजी होते हैं तो कई बार लंच प्रॉपर नहीं, लेकिन वो भी मत स्किप करें ना। आधे दिन को स्किप करें ना आधी रात को खाएं। तो आधी रात को खाओगे तो बीमार हो जाओगे। ये शाम को शो जरूर देखिएगा, खासतौर से रात्रि जागरण करके खाने वाले लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सबूतों की सियासत पर मोदी का वार। देखिए ये है देश की बात, रात 8 बजे। सबूतों की सियासत पर मोदी का वार, सर्जिकल स्ट्राइक से मिशन शक्ति तक रार मतलब झगड़ा। सपूतों से सवाल पर मोदी की स्ट्राइक, सबूत मांगने वालों से देश लेगा हिसाब।
सपूत वर्सेस सबूत। मतलब देखिए अब आजकल नाम देश की बात के बहुत बेहतर हो गए हैं। पॉलिटिकल एकदम विशुद्ध। हाँ, कमोडिटी वालों को बहुत कड़ा कंपटीशन है। और थोड़ी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम की टीम लीड ले रही है आपसे। हाँ, क्योंकि अभी उनके पास वैरायटी ज्यादा है ना। अच्छा, आज मोदी जी 3 जगह बोल रहे थे। आपके यहाँ कितनी कमोडिटीज लिस्टेड है? 25 से 30 मैक्स। तो 25-30 से ज्यादा पार्टियां थोड़ी है हिंदुस्तान में। तो वैरायटी तो आपके यहाँ बराबर है। खबरें 150 है ना रोज की। चलिए, तो देश की बात में जरूर देखिएगा सपूत वर्सेस सबूत रात 8 बजे। और आइए अब आपको फाइनल क्लोजिंग और उसके बाद लेंगे विदा। 11,570 125 अंकों की तेजी के साथ 1% ऊपर बंद हुआ है निफ्टी। 400 अंक राउंड फिगर में तेजी के साथ बंद हुआ है 30,420 पर बैंक निफ्टी। और 412 अंकों की तेजी के साथ 38,545 पर 1% की मजबूती के साथ बंद हुआ है सेंसेक्स। तो शानदार सीरीज मार्च की रही है। चले, अप्रैल भी मुंह से निकल गया, तो अगली सीरीज भी बहुत शानदार रहेगी, चिंता न करें। निकल ही गया मुंह से तो अच्छी होने वाली है। तो बहुत बेहतरीन सीरीज। विदा लेंगे सभी एक्सपर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, राकेश जी, धन्यवाद आपका। और साथ ही आशीष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। शुभम जी और श्रीकांत जी, आपका भी शुक्रिया वक्त निकालने के लिए।